Chinese philosopher Lao Tzu has beautifully said a thing about beginnings. The journey of 1,000 miles begins with a single step. हजारों मीलों की जर्नी एक छोटे से कदम से शुरू होती है और उसी छोटे से कदम को रखने के लिए आज मैं आपके सामने आपका मेंटर अनुराग त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस पहली इंग्लिश क्लास में हमारे नीव बैच की। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे छोटे मोटे नटखट बच्चों का हमारी पहली इंग्लिश क्लास में। आशा करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी अब आपने ऑफिशियली शुरू कर दी होगी। चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को। अगर आप सब लोग तैयार हैं, अगर आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, तो प्लीज एक बार हेड्स अप दे दीजिए इन द चैट बॉक्स। आई कैन सी बहुत सारे प्यारे बच्चे यहां पर हैं। हेलो 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 हेलो, हाय 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 हाय, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। आई कैन सी आप सब यहां पर आ गए हैं। सतीशा, आयशा, जिग्ना, रूश, रेनू, वाइल्ड, अक्षय, रणवीर, आर्यन, एनजे, हिम, क्या बात है। आई कैन सी ऑल हियर। थैंक यू सो मच फॉर द कंफर्मेशन। आप लोग मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, तो प्लीज ऐसे थम्स अप दे दो, हार्ट्स बना दो, फायर इमोजीज बना दो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि अब हम अपनी इस क्लास को शुरू कर सकते हैं। आप सभी तक जो ट्रांसमिशन रिले हो रहा है वो क्लियरली हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। आई होप आप सब लोग बहुत एक्साइटेड है। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं अपनी इस पहली इंग्लिश क्लास के लिए, है ना। आज हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं ऑफिशियली इंग्लिश की और बड़े मजे से शुरू करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। छोटे मोटे से बच्चे होते हो अभी, बिल्कुल आप बिल्कुल ग्रेड 9 के बच्चे हो, तो आई बिलीव आप सभी के लिए ये जो जर्नी है बिल्कुल फ्रेश है। आई एम अज्यूमिंग कि आप में से बहुत सारे बच्चे शायद अभी ही इसी साल हो सकता है पीडब्ल्यू के साथ जुड़े हो, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप सभी का मेंटर, जो कि आपको थ्रू आउट द ईयर इंग्लिश कैसे सर्व करना है, कैसे इंग्लिश में आपको नेविगेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है ताकि आपकी इंग्लिश ओवरऑल इंप्रूव हो जाए, उसमें आपकी हेल्प करने वाला हूं, ठीक है। राइट, यस, थैंक यू सो मच फॉर द वेलकम। आप सभी ने मुझे फायर इमोजीज भी दे दिए हैं, हार्ट्स भी बना दिए हैं और थम्स अप भी दे दिए हैं। शाबाश, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। हम बात करेंगे बहुत सारी इंग्लिश के बारे में। आई एम अज्यूमिंग कि आप सभी लोग क्योंकि आज नए हैं तो मैं पहले आप सभी को थोड़ा सा टाइम दे दूं सेटल इन, देन फिर हम शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को। तो सबसे पहले इस दौरान जब तक बाकी बच्चे भी क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, हम खेलते हैं एक छोटा सा गेम, और यही अप्रोच रहने वाली है हमेशा। हम लोग हमेशा अपनी इस क्लास को, इंग्लिश की क्लास को, एक छोटे से गेम के साथ स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि नो मैटर व्हाट यू डू देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ फन इन इट। आप चाहे जो भी कर रहे हो उसमें मजा तो आना चाहिए यार, और अगर नहीं आ रहा है मजा आपके कुछ भी करते हुए, देन व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट ऑल, फिर है क्या उसका पर्पस है ना। सिर्फ प्योर मेहनत करना तो नहीं पर्पस हो सकता किसी काम का। इट हैज टू बी फन, इट हैज टू बी एंगेजिंग, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपनी इस क्लास को विद अ इंटरेस्टिंग गेम। एक छोटा सा मजेदार सा गेम खेलने वाले हैं हम लोग। रेडी हैं आप लोग? मेरी सलाह यह है कि आप अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठेगा साथ में। आई एम अज्यूमिंग कि आप में सब बच्चों ने अपनी जो नई बुक है इंग्लिश की, कावेरी, वो मंगवा ली होगी या आपको स्कूल से मिल गई होगी अभी तक, ठीक है। नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। क्या वी बिगिन। तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। आपकी स्क्रीन पर मैंने यहां पर दो इमेजेस रखी हुई हैं, ये एक इमेज है और ये एक इमेज है। दोनों इमेजेस लगभग एक जैसी हैं, लेकिन दोनों में कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। आपको वो डिफरेंसेस स्पॉट करने हैं और बताने हैं इन द चैट बॉक्स। बताइए, फटाफट बताइए, ठीक है, बताइए, है ना। मैं देख रहा हूं आपके रिस्पॉन्सेज इन द चैट बॉक्स, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। यस 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 यस, ओके। कोई बोल रहा है बर्ड्स, तो यहां पर बर्ड्स हैं, यहां पर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मैंने बर्ड्स यहां देख लिए, लेकिन यहां नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और व्हाट एल्स, बर्ड्स आपने बताया। क्लाउड्स, कोई बहुत बढ़िया, ठीक है। तो क्लाउड्स कहां पर है भाई? अच्छा ये रहे, यहां पर क्लाउड्स हैं, यहां पर नहीं है, ठीक है। व्हाट एल्स? विंडोज, क्या बात है। तो ये घर जो है इसमें विंडोज है और इस वाले घर में विंडोज गायब है। ऐसा कैसे हो रहा है भाई? है ना। व्हाट एल्स? व्हाट एल्स? कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। मैप, कोई बोल रहा है। मैप कहां पर है? मैप, कारपेट, कारपेट कहां से आया यार? मैप, विंडोज, कंपास, हाँ ये करेक्ट है बिल्कुल। यहां पर कंपास है, यहां पर कंपास नहीं है, बहुत बढ़िया। कोई मैप बोल रहा है, बट आई एम अज्यूमिंग कि आप मैप शायद ना बोलकर ये बोलना चाहते हो, ये जो पीस ऑफ पेपर है इसको स्क्रॉल बोलते हैं, स्क्रॉल, ठीक है।
तो स्क्रॉल यहां पर है, यहां पर नहीं है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, शाबाश, आपने काफी सारे डिफरेंसेस बता दिए, लेकिन कुछ अभी बचे हैं। और बताइए, ब्राइटनेस ऑफ हाउस, ठीक है, तो कोई बोल रहा है कि यार यहां पे जो हाउस है वो थोड़ा सा कम ब्राइट है, यहां पर थोड़ा ज्यादा ब्राइट है। वैलिड है, मैं इसको एक डिफरेंस मान लेता हूं। हालांकि आई एक्चुअली डिड नॉट इंटेंड टू हैव दिस डिफरेंस, ये मैंने सोचा नहीं था, एक्चुअल में ये हो गया है बिकॉज ऑफ क्रिएशन, पॉसिबली क्यूरेशन के टाइम पे। फ्लावर्स कोई बोल रहा है, बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, यहां फ्लावर्स हैं, यहां फ्लावर्स नहीं है, शाबाश। और कुछ, ग्रास, ग्रास तो एक जैसी लग रही है, ग्रास में तो फर्क नहीं लग रहा। और कुछ है क्या? एक चीज और है जो आपने मिस कर दिया, हाँ, बोर्ड एक छोटा सा, ये देखो, ये साइन बोर्ड यहां पर है, यहां पर नहीं है। क्या कुछ और है जो हम मिस कर रहे हो? जरा सा भी कुछ और है जो थोड़ा सा भी मिस किया हो आपने? एक चीज आपने नहीं बताई अभी तक, एक चीज मिस कर रहे हो आप अभी भी, क्या? बताइए बताइए बताइए। बोर्ड आपने बता दिया है, मान लिया मैंने, व्हाट एल्स? सन, सन 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 सन, तो यार कैसे, सन कहां पे है? इरप्शन, हाँ करेक्ट। तो ये वाले जो वॉल्केनो है, यहां से कुछ देखो निकल रहा है, धुआं सा, इरप्शन हो रहा है। यहां पर जो वॉल्केनो है उससे नहीं निकल रहा है कुछ भी, है ना? देखो, अगर मैं हटा भी दूं एक सेकंड के लिए ये, तो आप देखोगे यहां से इरप्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? तो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है यहां पर, यहां नहीं हो रहा है, राइट? अब हो गए सारे डिफरेंसेस, स्मोक आ रहा है बेसिकली इरप्शन की वजह से। हाँ ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अप्रोक्सीमेटली 9। तो अगर हम इन तीनों ऑप्शंस में से कोई एक पिक करना चाहे तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं? साइन बोर्ड है, स्क्रॉल है, कंपास है, वॉल्केनिक इरप्शन है, विंडोज है, फ्लावर्स है, क्लाउड्स हैं एंड बर्ड्स हैं। हमने सारे पिक कर लिए हैं पॉजिटिवली, यस। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल सही, अगर आप लोगों ने सारे डिफरेंसेस पिक किए हैं जो ऑप्शन 3 में है। इनफैक्ट आप सब लोगों ने, आप सब बच्चों ने, समझदार बच्चों ने एक और डिफरेंस बता दिया है कि यहां पर घर जो है थोड़ा ज्यादा ही चमक रहा है? इसकी पुताई थोड़ी अलग है है ना? तो ठीक है, वेल डन, शाबाश, फाइन। तो आप सभी लोगों ने सारे डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर लिए होंगे, आई एम अज्यूमिंग कर लिए हैं, तो बहुत अच्छे, आप लोगों ने एक बड़ा मजेदार सा गेम पूरा कर लिया है और ट्रायम्फेंटली किया, जीते हैं आप सब लोग, इसमें बखूबी जीते हैं, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, तो वेरी वेल डन, शाबाशी। पहाड़ पर लाइन, ओ भाई, पहाड़ पर लाइन भी ढूंढ ली तुम लोगों ने नहीं, पहाड़ पे तो लाइन कोई नहीं दिख रही है मेरे को तुमने अपने फोन में तो नहीं बना लिया एक लाइन? चलो ठीक है, नॉनदलेस लेट्स बिगिन। ठीक है, इजी पीजी, यहां तक सही है, बिल्कुल मजा आया। क्या आप सब लोग ये सारे डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर पाए? अप्रोक्सीमेटली 9 और डिफरेंसेस थे, क्या सब लोग सब डिफरेंसेस पॉइंट आउट कर पाए? एक आध कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मजा आया, मजा आना चाहिए आया? डिड यू एंजॉय इट? यस 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 यस, वाज इट फन? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ट्री भी कोई बोल रहा है यार, ट्री में तो कोई फर्क नहीं था भाई, साइन बोर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है ठीक है, फ्लावर्स, ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हम पॉइंट आउट कर चुके हैं ना, एक एक करके हम पॉइंट आउट कर चुके हैं, तो देयर इज नो यूज रिपीटिंग देम, बट आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया हो। चलिए ठीक है, फाइन, मजेदार, राइट। अब देखिए, आप लोगों को एक छोटा सा और टेस्ट कराता हूं, क्वेश्चन एक तरह का एमसीक्यू है, वोकैबुलरी बेस्ड, कुछ नए वर्ड्स अगर सीखते हैं आप, एक्सप्रेशंस आप सीखते हैं, तो यहां से सीख सकते हैं। देखो कैसे, मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक एक्सप्रेशन रख रहा हूं, दे ट्राइड टू कीप द प्रोजेक्ट अंडर रैप्स, ये सेंटेंस है, इसके अंदर ये वाला जो एक्सप्रेशन है अंडर रैप्स, इसका मीनिंग आप लोगों को बताना है, कोशिश करनी है गेस करने की, और इसको करने के लिए हम लोग एक मैकेनिज्म को यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहां से एक क्वेश्चन जो है ना, इस पोल में फीड कर रहा हूं, स्टार्ट कर दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में ए बी सी डी लिखना है, जो भी आपको करेक्ट लगे इन चारों में से ऑप्शंस, ठीक है? इसका क्या मीनिंग है इन चारों में से, ये आपको चैट बॉक्स में ए बी सी या डी कमेंट कर देना है बस। तो YouTube का जो एल्गोरिथम है वो पिक कर लेगा आपका आंसर, एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव द राइट आंसर, आप में से कितने बच्चे सही जवाब देते हैं, चलिए देखते हैं, है ना? और रियल टाइम में ये भी प्रोसेस करेगा कि किसने जल्दी जवाब दिया, हो सकता है आपके टॉप 10 रैंकिंग्स भी दिखाए अभी। हाँ, तो कोशिश करो अच्छे से करने की इसको एक बारी, लेट्स सी। इजी, देखो, अंडर रैप्स, दे ट्राइड टू कीप अ प्रोजेक्ट अंडर रैप्स, उन्होंने प्रोजेक्ट को अंडर रैप्स रखने की कोशिश करी, यानी कि उन्होंने प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट रखने की कोशिश करी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, लेट्स सी। ओ भाई साहब, nearly 98% of you got it right, वाह, वेरी गुड। When it started raining, they decided to call it a day. To call it a day. To call it a day. इसका क्या मतलब होता है? जब बारिश होनी शुरू हो गई तो उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स कॉल इट अ डे। तो ये जो टू कॉल इट अ डे, इसका क्या मतलब होता है? थोड़ा सा ट्रिकी है ये, पिछले वाला क्वेश्चन इजी था, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल दिया, बढ़ाया मैंने, हल्का सा एडवांस किया है, बट आप अगर सही जवाब दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है।
है ना। और चीटिंग वीटिंग मत करना यार, कोई फायदा नहीं है उसका। मेरी क्लास में मैं चाहता हूं आप लोग खूब सारी गलतियां करो, खूब सारी। हर क्लास में आप ये सोच के आओ कि यार मेरे को खूब सारी गलतियां करनी है, बट एक कंडीशन है बस कि गलती रिपीट नहीं करनी, एक ही बार होगी एक गलती, ये कंडीशन है बस, ठीक है। तो इट्स ओके, अगर आप गलती भी कर दो तो कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? टू कॉल इट अ डे का मतलब होता है एंड द वर्क फॉर द डे। जब आप ये सोचो कि भाई देखो आज आप मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, आज आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, खूब अच्छे से आपने खूब सारी तैयारी करी, जब आप बिल्कुल थक चुके हो तो आप सोचो देखो बस अब बहुत हो गया, आप कल सुबह उठ के रिवीजन करूंगा, बस आज का खत्म काम, आज का हो गया भाई अपना, तो आप बोलोगे लेट्स कॉल इट अ डे, है ना। जब ऐसा होता है कि आप आज का काम खत्म करने का डिसाइड कर लेते हो, वी कॉल इट टू कॉल इट अ डे, उसको बोलते हैं टू कॉल इट अ डे, एक एक्सप्रेशन है बेसिकली ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 45 नियरली 40% ऑफ यू गॉट इट। थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों के लिए मुश्किल रहा, बट कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग। क्या स्टैंडिंग्स है आपकी देखते हैं एक बारी। गेमर प्रोमैक्स, सौम्या बंदना, सुनील गरकोटी, मन्नन, अर्चना वर्मा, गिरिराज, अन्याशा किशोर, विनितार्ट्स, श्वेता एंड मृणाल। वेल डन, टॉप 10 को बधाई हो भाई, शाबाशी। नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेक्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले सेक्शन ऑफ द क्लास पर बच्चा पार्टी। लीडर बोर्ड दिखा दिया आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने दोनों जो हमने गेम्स किए अभी उनको एंजॉय किया होगा अच्छे से, खूब मजा आया होगा आप लोगों को। अब चलिए शुरू करते हैं बच्चा पार्टी। आप लोगों से एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि वाई इंग्लिश, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है या एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर, ये पढ़नी जरूरी क्यों है, सीखनी जरूरी क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, क्या लगता है बताइए। हम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, बताइए क्यों लगता है। आई एम अ हैकर, आई एम अ हैकर, अच्छा जी ठीक है, बताइए बताइए फटाफट से बताइए कि क्यों, वाई डू यू थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी इंग्लिश, या इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है क्या या नहीं है फॉर दैट मैटर, क्या लगता है आपको बताइए। टू गेन नॉलेज, यूनिवर्सल लैंग्वेज है इसलिए, और कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, वोकैबुलरी बिल्टअप करने के लिए, क्योंकि ये बेस्ट लैंग्वेज है इसलिए, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, ये बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, करेक्ट। तो एक बात, इंप्रूव वोकैबुलरी, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, नॉलेज इंप्रूव करने के लिए, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है सारे रिस्पॉन्सेस सही हैं, बिल्कुल दे वर्क फाइन। सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्स जो आप में से एक बच्चे ने दिया वो ये कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, और क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है तो आपको ये अच्छे से अगर आती है ना भाई, अगर आपको इंग्लिश बढ़िया आती है, धांसू इंग्लिश आती है आपको, तो आई एश्योर यू कि यू हैव आपका एक अलग इंपैक्ट क्रिएट होता है, आपका एक अलग पर्सोना क्रिएट हो जाता है जहां पर भी आप जाते हो। वन, तो इसको थोड़ा सा इंप्रूव कर लो, वन। दूसरा, उससे अलग जो इसके अंदर लिटरेचर होता है, जो स्टोरीज होती हैं इसकी, जिनमें से एक नायाब स्टोरी आज आप पढ़ेंगे, एक छोटा सा पोर्शन स्टोरी का पढ़ेंगे हम लोग। तो आपको ये जो स्टोरीज होती है ना, ये जो कहानियां, ये जो पोएम पोएट्री होती हैं, ये सब पढ़ते हो आप, क्यों पता है? इसलिए पढ़ते हो क्योंकि ये सारी चीजें इन स्टोरीज के थ्रू जो आप ब्यूटी, नेचर, लव, इमोशन से कनेक्ट करते हो ना, उन सब चीजों के लिए वी लिव फॉर यार, उन सब चीजों के लिए हम जीते हैं एक्चुअली, इसीलिए ये जरूरी है। और एक और चीज जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो क्या, वो ये कि आपने शायद जेके रॉलिंग का नाम सुना होगा, सुना है क्या जेके रॉलिंग का नाम? हाँ, टू फील कॉन्फिडेंट कोई बोल रहा है, ग्लोबल लैंग्वेज, बहुत बढ़िया, बिल्कुल यस। हाँ, आपके पास एक स्किल है कोई, आपको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से आती है, ये दो चीजें अगर आपके पास है ना, आई एश्योर यू कि आप डन हो, मतलब आपका काम बढ़िया हो जाएगा फिर, है ना। किसी भी सब्जेक्ट में आप अच्छे हैं और आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, ये इज अ फॉर्मूला फॉर सक्सेस, एक तरह से आप मान सकते हो, हैरी पॉटर वाला, हाँ बिल्कुल। तो जेके रॉलिंग जो है, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी है पूरी, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली है, उन्होंने बोला है दैट वर्ड्स in my not so humble opinion are an inexhaustible source of magic। मतलब शब्द मेरे ओपिनियन में एक ऐसा सोर्स है मैजिक का जो कभी खत्म नहीं होता। यानी कि उन्होंने बोला है कि शब्दों के थ्रू ना जादू किया जा सकता है। क्यों बोला ऐसा उन्होंने? मैं एग्री करता हूं इस बात से 100%। क्यों पता है? इस वजह से, क्योंकि ये जो शब्द होते हैं ना, इन्हीं के थ्रू हो सकता है आप दो लोगों के बीच में लड़ाई करवा दो, दो लोग आपस में कुछ बातचीत करें, और हो सकता है इन शब्दों, एक दूसरे को कुछ शब्द बोले, और हो सकता है उनकी ऐसा झगड़ा हो जाए उनका कि उनकी ताउम्र दोबारा बातचीत ना हो सकता है इन्हीं शब्दों के थ्रू आप किसी को ये बताएं कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, आपका उनसे कितना लगाव है ना, और बहुत सौहार्द हो, हार्मनी हो जाए आपके बीच में।
हो सकता है इन्हीं शब्दों की वजह से दो देशों के बीच में लड़ाई हो जाए और जंग हो जाए, वॉर हो जाए। जो आप आजकल देख रहे हो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सली आप ये नोटिस करते हो कि जगह 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 वॉर हो रहे हैं, अटैक वगैरह हो रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ा रीजन होता है कि एक दूसरे देश के बीच में क्या बातचीत चल रही है, क्या बोल रहे हैं वो एक दूसरे के लिए, है ना। तो ये जो शब्द है ना बच्चा पार्टी, एक्चुअली में इनके अंदर ताकत होती है, इनके अंदर मैजिक होता है, बिल्कुल मैं स्ट्रांगली मानता हूं। और वो कहानी तो सुनी होगी ना आपने, तारे जमीन मूवी देखी होगी शायद, उसमें एक छोटा सा किस्सा बताते हैं कि एक ऐसा आइलैंड है जहां पर लोग जो है अगर पेड़ों को, कोई पेड़ ऐसा है जिसको वो काटना चाहते हैं तो उसको काटते नहीं है, बस सब लोग मिलकर जाकर उसको बहुत सारी गालियां देते हैं, बहुत सारे नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं, और कुछ दिन में पाते हैं कि वो खत्म हो जाता है पेड़, वो मुरझा जाता है धीरे 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 धीरे, उसका ग्रोथ जो है वो खत्म हो जाता है ना। तो अगर आप लोग एक्चुअली में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, किसी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं, किसी को खुशी पहुंचाना चाहते हैं, तो भी आप लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सच इज द पावर ऑफ वर्ड्स, ऐसी ताकत होती है शब्दों में, ठीक है। तो यही मैजिक, यही ताकत जो है ना वो मैं आपको पास ऑन करूंगा थ्रू आउट द ईयर विद दी सेशन, जो हम इंग्लिश के सेशंस करने वाले हैं, एंड आई होप आप इनको एंजॉय करोगे। उसका एक छोटा सा नमूना आप लोगों को आज मैं अपनी इस क्लास के एंड में या अभी अगले विद इन द नेक्स्ट कोर्स ऑफ फ्यू मिनट्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप जब भी क्लास में आए, आके बैठे तो सिट बैक एंड रिलैक्स, बैठिएगा आराम से, एक मूवी थिएटर में जैसे आप जाते हो ऐसे आके बैठिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया देता हूं, क्योंकि इस बार आप लोगों का सिलेबस बदला है, वैसे आप लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आप तो स्टार्टिंग से फ्रेश पढ़ रहे हो पूरा। तो एक बार एग्जाम पैटर्न बता देता हूं, और एक बारी आप लोग को यह अप्रोच बता देता हूं कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो कैसा दिखने वाला है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का जो रीडिंग स्किल्स है, आपके एग्जाम में 3 सेक्शन आएंगे, टोटल 80 मार्क्स का है। रीडिंग स्किल 20 मार्क्स का है, जिसमें कि 2 पैसेजेस आप लोगों से पूछी जाएंगी, 2 अनसीन पैसेजेस पूछी जाएंगी। उन 2 अनसीन पैसेजेस के थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनके आंसर आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया सेक्शन आपका। दूसरा सेक्शन आप लोगों का है बच्चा पार्टी ग्रामर एंड राइटिंग, जिसमें ग्रामर जो है ना, जो कि टोटल 30 मार्क्स का है, जिसमें ग्रामर 10 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का राइटिंग स्किल्स है। ये जो राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स हैं वो इस बार अपडेट हुए हैं बहुत सारे, और उसमें भी 2 वेरिएशंस हैं, वो बताऊंगा अभी क्या क्या है। बट इतना समझ में आ गया होगा, टोटल 10 मार्क्स के आपकी ग्रामर आएगी सिलेबस में एग्जाम में, और टोटल 20 मार्क्स के राइटिंग स्किल के कुछ टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। देन उसके बाद बच्चा पार्टी लिटरेचर है, जिसमें पिछली बार तो 2 बुक्स थी, लेकिन इस बार एक सिंगल बुक है, कावेरी, ठीक है। ये जो बुक है बच्चा पार्टी, ये आपके सिलेबस में इसी बार इंट्रोड्यूस हुई है, और ये टोटल 30 मार्क्स की आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। बेहद मजेदार चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, जो चैप्टर्स हैं इस बार ग्रेड 9 में वो कम कर दिए गए हैं काफी सारे, पोएट्री भी कम हो गई है, लेकिन डेप्थ बढ़ गई है, यानी कि थोड़ी लेंथ जो है चैप्टर्स की वो बढ़ गई होगी। और साथ साथ उसके साथ साथ आप जो इंग्लिश पे फोकस रहेगा वो इस बात पे ज्यादा रहेगा कि प्रैक्टिकल इंग्लिश जो आप जनरली इस्तेमाल करते हो बातचीत करते हुए, उसमें आपके इंप्रूवमेंट आए, आपकी क्रिएटिव राइटिंग में इंप्रूवमेंट आए। लर्निंग का फोकस जो है वो कम हो गया, रॉट लर्निंग नहीं होनी चाहिए, ऐसा बेसिकली गोल है उनका, ठीक है। दूसरी चीज, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके बारे में मैं आपको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, जब हम आगे बढ़ेंगे अपने सेशंस में, और सेशन जब हम करेंगे उसमें और डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन एक ब्रीफ सा आइडिया आप लोगों को दे दूं, वो ये कि लैंग्वेज इस बार 2 तरीके से पढ़ाई जाने वाली है अक्रॉस ऑल द स्कूल्स, जितने भी स्कूल हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसको एक इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, ठीक है। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है R1, ये जो R1 है बच्चा पार्टी, ये R1, ये जो R1 है, इट रेफर्स टू इंग्लिश एज प्राइमरी लैंग्वेज। अगर इंग्लिश को प्राइमरी लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया जाएगा आपके स्कूल में, तो आपका जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है वो तो ऐसे ही रहने वाला है, मतलब एग्जाम का जो टोटल मार्क्स वगैरह रहेंगे सेक्शंस के वो ऐसे रहेंगे, बट थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा ओवरऑल अप्रोच में। क्या, आपके जो राइटिंग स्किल के टॉपिक्स होंगे ना, उसमें ये सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। क्या क्या होगा, नोटिस होगा, इनफॉर्मल इन्विटेशन होगा, लेटर टू एडिटर होगा, फॉर्मल ईमेल होगा, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगा, मैगजीन आर्टिकल, डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव एसे, ये सारी चीजें होंगी, जिनमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ग्रेड 9 में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपके स्कूल में इंग्लिश को एज प्राइमरी लैंग्वेज ट्रीट ना करके सेकेंडरी लैंग्वेज की तरह ट्रीट किया गया, ठीक है, तो फिर वहां पर राइटिंग स्किल में ये सारे टॉपिक्स होंगे। ग्रामर में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, वो भी हो जाएगा। आप ये मान सकते हो कि अगर R1 वाला अप्रोच रहा आपके स्कूल में, तो जो अप्रोच है वो थोड़ी सी एडवांस होगी। अगर R2 रहा तो अप्रोच थोड़ी सी कम होगी इन कंपैरिजन टू दिस वन। ये एडवांस्ड है, R1 जो है वो एडवांस्ड है, R2 जो है वो रिलेटिवली थोड़ा सा सिंपल है,
ठीक है, तो आपके स्कूल में जो भी अप्रोच रहने वाली है वो अपने टीचर से जरूर कंफर्म कर लीजिएगा आप लोग कि सर हमारा R1 लगा हुआ है या हमारा R2 अप्रोच रहने वाला, क्या अप्रोच रहने वाला है हमारा। ठीक है, तो R2 में क्या, R1 और R2 में डिफरेंसेस क्या है वो मैंने यहां हाईलाइट किए हुए हैं। जैसे R1 में ये जो चीजें कॉमन है, जैसे नोटिस दोनों में है, यहां पर भी है R1 में भी, R2 में भी है। देन उसके बाद लेटर टू राइटर यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन जो दोनों में डिफरेंसेस हैं वो क्या है, यहां पर इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन है, यहां देखो पोस्टर है, स्पीच है। राइट, तो ये वाला कंपैरेटिवली आई वुड से थोड़ा सा इजी है, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स है, और आपका स्कूल डिसाइड करेगा कि वो R1 ऑप्ट करने वाला है या R2 ऑप्ट करने वाला है। किस बेसिस पे डिसाइड करेगा, तो इस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आप मतलब स्कूल के अंदर जिस तरह के बच्चे हैं उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है, क्या वो बहुत अच्छे हैं ऑलरेडी इंग्लिश में, क्या वो एक अच्छे इंग्लिश के बैकग्राउंड से आते हैं, तो पॉसिबली R1 लग जाएगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं है, आपके स्कूल में जनरली जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे नहीं है ऑलरेडी इंग्लिश में, उन्होंने इंग्लिश की बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी, तो पॉसिबल है कि R2 लग जाए। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं R1 लगा हुआ है सर हमारे स्कूल में, कोई बोल रहा है R2 लगा, कोई बोल रहा है R3 है सर हमारे में, तो छोड़ो सर ये R1 R2, हमने अलग बना दिया एक R3। ठीक है, तो एनीवे जैसा भी होने वाला है, मैं ये दोनों ही अप्रोचेस आपकी कवर कराने वाला हूं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अभी मैंने आपको ये बता दिया है, आप लोग एक बारी जरूर पता कर लेना कि आपके स्कूल में R1 लगा हुआ है या R2 लगा हुआ है, ताकि आप अकॉर्डिंगली फिर प्रिपरेशन कर सको, है ना। जो R1 में टॉपिक्स हैं, जो R2 में टॉपिक्स हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंस है, तो जो आपका लगा हुआ है अप्रोच स्कूल में R1 या R2, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करें। फाइन, समझ में आ गई बात यहां तक। अब लास्ट एक और इंपॉर्टेंट बात बिफोर आई बिगिन द चैप्टर, वो क्या, देखो ध्यान से, एग्जाम ये जो आपके इंग्लिश पढ़नी है आपको थ्रू आउट द ईयर, वो कैसे पढ़नी है, एक बेसिक अप्रोच आप लोगों को बताना चाहता हूं, और मुझे लगता है ये अप्रोच किसी भी सब्जेक्ट में वैलिड है। आप बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे R1 या R2 में से, सर हमको पता है, ठीक है, ओके। देखो सबसे पहली बात तो टेक रेगुलर क्लासेस, आप सभी बच्चों को एक रूल बना लेना है, और अगर आप सिर्फ इस रूल को फॉलो करते रहे ना, तो आपका बैकलॉग क्रिएट नहीं होगा कभी। वो क्या, टेक क्लासेस रेगुलरली, रेगुलरली क्लास लेनी है। और रूल का मतलब समझते हो, हिंदी में बोलाती है, हिंदी में कहावत है कि नेम 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 बोलते हैं इसको, नियम को नेम बोला जाता है, कि नियम को निभाने का रूल क्या है, कि जान जाए पर नियम ना जाए। ठीक है, मतलब कि भाई अगर ये मैंने डिसीजन लिया है कि मैं रूल बना रहा हूं कि मुझे रोजाना क्लासेस लेनी है, तो चाहे कुछ हो जाए जी, क्लासेस जो रोज की 2 क्लासेस हैं वो रोज की 2 क्लासेस उसी दिन ली जाएंगी। ठीक है, ये निभाना, अपने आप से प्रॉमिस करो इसका। दूसरा, मेक नोट्स, रेगुलरली क्लासेस जो लो उनसे शॉर्ट में नोट्स बनाओ, क्योंकि आपके अपने जो पर्सनल नोट्स होते हैं उनसे रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। हालांकि मैं भी आप लोगों को नोट्स दूंगा, आप चिंता नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखो, डीएचए होमवर्क, हर क्लास के साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट या डीएचए यूजुअली मिलेगी, उसको जरूर कर लीजिएगा क्लास के बाद, ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रैक्टिस राइटिंग आंसर्स एंड राइटिंग स्किल्स, राइटिंग आंसर्स। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ पता है पूरे चैप्टर के बारे में, सर हमको आता है सब कुछ, लेकिन नंबर नहीं आते हैं सर हमारे, क्या करें सर हम। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम पॉसिबली ये है कि आप जो है सब कुछ जानते हो, आप अच्छे से ग्रास्प कर लेते हो, चीजों को समझ लेते हो, लेकिन आपको आंसर लिखने में दिक्कत आती है, क्योंकि हो सकता है आप ग्रामेटिकल एरर्स करते हो, आप सेंटेंस सही से नहीं बनाते हो, आप स्पेलिंग एरर कर देते हो, राइट। तो वो प्रॉब्लम ना आए आपको, इसीलिए आपको रेगुलर राइटिंग आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है। आज एक जो पोर्शन हुआ मान लीजिए, उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चन मैं क्लास में डिस्कस करूंगा, आप घर जाके जब उसको रिवाइज कर रहे हो तो उन क्वेश्चन के आंसर लिख के देख लेना। रोजाना अगर आपने काम किया है, जब जब हमारी इंग्लिश की क्लास होगी, अगर तब तब आपने काम किया, तो आपका बेसिक राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाएगा भाई। ठीक है, एंड लास्टली टेक रेगुलर टेस्ट्स, हर हफ्ते या हर दूसरे हफ्ते आपका एक टेस्ट हुआ करेगा, वो टेस्ट जरूर देना है भाई। अगर आप सिर्फ ये काम कर लेते हो ना, तो आई एश्योर यू कि ये जो टारगेट है ना हमारा, ये 80 on 80, ये पूरा हो सकता है, बड़े आराम से हो सकता है। और मतलब, और पता कैसे पूरा होगा, कि एग्जाम देते हुए आपको पता होगा कि यार मेरे 80 आ रहे हैं, इस लेवल की तैयारी हो जाती है। ठीक है, बट ऐसा ये जो तरीका बताया ना, ये फॉलो करना होगा। तो अगर ये गोल आप चाहते हो क्या, एक बारी थम्स अप दो, अगर चाहिए तो जल्दी बताओ कि सर हाँ, आई वांट टू एम फॉर 80 on 80। यस, ना सिर्फ अभी 9th में, अगर 9th में तैयारी करी तो 10th में भी आप इसका गोल जो है ना ये वाला पूरा कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। मुश्किल नहीं है ये, बिलीव मी, मुश्किल नहीं है। मुश्किल जो है वो ये है कि आप इस सब्जेक्ट का आनंद ले पाओ, वो शायद सब नहीं कर पाते हैं, है ना। यस आई वांट टू डू इट, आप बोल रहे हैं ज्यादा।
ठीक है, अगर ये कहना आप ये अचीव करना चाहते हो दिस 80 ऑन 80, तो आई हैव अ प्रॉमिस टू आस्क ऑफ यू। एक प्रॉमिस चाहिए मुझे आप लोगों से। क्या? आप ये प्रॉमिस करो मुझे, राइट दिस डाउन, अपनी कॉपी में अपनी नोटबुक में लिखना है इसको, क्योंकि जो चीजें आप लिख लेते हो ना वो पक्की हो जाती है, दिमाग उन पे अलग रिस्पॉन्ड करता है। लिखना है इसको। क्या लिखना है आप लोगों को? दैट आई विल नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ। मतलब क्या है इसका? कि मैं अपने ऊपर कभी गिव अप नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जो सिचुएशन आ जाए। मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा यार मैं ही नहीं कर पाऊंगा, यार नहीं यार इंग्लिश नहीं हो रहा है, यार ये आंसर राइटिंग नहीं कर पा रहा हूं मैं, यार ऐसे ऐसे नहीं लिखा जा रहा है मुझसे। कभी ऐसा नहीं सोचोगे। और अगर आप ये प्रॉमिस मुझसे करते हो तो आई प्रॉमिस कि आप पे आई विल नेवर गिव अप ऑन यू, कि मैं आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करूंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, मेरा गोल ये रहने वाला है कि आपको इस लेवल के लिए तैयार कर दूं कि चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए, जैसा भी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, वो आप कर पाओ। और ये हो सकता है, ये अचीवेबल है बिल्कुल। ठीक है, अगर सिर्फ ये काम आपने कर दिया ना, तो एश्योर यू ये जो रूल्स मैंने बताए वो फॉलो करो, एंड दिस इज नॉट फार फ्रॉम, ये दूर नहीं है आपसे। और हो सकता है, देयर इज अ चांस कि हो सकता है 80 ऑन 80 आप स्कोर ना करो, क्योंकि 80 ऑन 80 स्कोर करना लाइफ का गोल नहीं है, है ना। ऐसा थोड़ी है भगवान ने हमें इसलिए बनाया कि आप एग्जाम में 80 ऑन 80 स्कोर करो, नॉट एट ऑल यार। भगवान ने हमें क्यों बनाया? ताकि जो जो अलग अलग चीजें उन्होंने बनाई है सृष्टि में, इस अपनी क्रिएशन में, उनका आनंद हम ले सके, उनको एक्सप्लोर हम कर सके, है ना। और वो एक्सप्लोरेशन जो है वो आप लिटरेचर के थ्रू बखूबी करते हो। वो इमोशंस जो है ना, अलग अलग इमोशन, जो वैरायटी ऑफ इमोशंस होते हैं, वो आप महसूस करते हो। अगर आपने वो सब अच्छे से किया जो मैंने आपको बताया, तो ये इज इजी, ये बहुत आसान से आप कर लोगे अचीव। ठीक है, फाइन। चलिए अब शुरू करें अपनी इस क्लास को। अगर आप लोग मुझे प्रॉमिस करते हो तो प्रॉमिस मिल गया क्या मुझे? प्रॉमिस मिल गया क्या? फटाफट से बताओ। हाँ, रेडी 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 रेडी, शुरू करें हम लोग। प्रॉमिस आ गया सर, क्या बात है। आई नेवर गिव अप ऑन माई सेल्फ, बहुत खूब यार। ये बात सिर्फ मुझसे नहीं बोलना, ये अपने आप से बोलना, आप अपने आप से प्रॉमिस करनी है आपको ये बात। फाइन, चलिए लेट्स बिगिन विद आवर वेरी फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड। ये जो टॉपिक है हाउ आई टॉट माय ग्रैंडमदर टू रीड, ये लिखा है सुधा मूर्ति ने। आपकी जो कावेरी बुक है उसका पहला टॉपिक है ये, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है ये। और अगर आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं, या आप कभी भी हो सकता है कुछ घर में ना रहते हो, अलग रहते हो बच्चे, बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके नाना नानी हैं, या आपके रिलेशन में कोई ऐसे दादा मतलब हैं बुजुर्ग जो कि दादा दादी की उम्र के, आपका और आपका उनसे बहुत लगाव है, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत रिलेटेबल होने वाला है। आप बहुत रिलेट करोगे उनसे। आपकी जैसी भी मेमोरीज हैं, एक बारी मुझे बताइए कि क्या आपकी जो मेमोरीज हैं अपने दादा दादी के साथ, वो कुछ मेमोरीज हैं? कैसी बॉन्डिंग है आपकी अपनी दादा दादी के साथ? और क्या ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं कुछ जो आप नरिश करते हो उनके साथ, आपको बहुत मजा आता है दादा दादी के साथ कुछ भी बातचीत करने में, है ना। तो मैं आपको अपनी एक शेयर करता हूं मेमोरी। मेरे दादा दादी जो थे दोनों पास्ट, अनफॉर्चुनेटली दोनों गुजर गए हैं। दादाजी मेरे अबाउट 2013 के आसपास गुजरे थे, और दादी माँ जो है मेरी वो लगभग 2 साल पहले गुजर गई। दोनों का बेहद लगाव था मुझसे, मतलब इतना ज्यादा लगाव था कि मैं क्या बताऊं तुमको, है ना। एवरी टाइम आई रिमेंबर माई ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, दोनों ही अतुल्य लव, मतलब ऐसा प्यार जो कि इनकंपेरेबल। आज तक ऐसा लगाव ही नहीं दिखा मैंने किसी का अपने से। ठीक है, ऐसा लगाव रखते थे मुझसे, और बड़ी सारी बातें किया करते थे मुझसे। मतलब मैं लाडला था दोनों का, वो मेरे लाडले थे, मैं उनका दोस्त, वो मेरे दोस्त। बहुत ही अच्छा सर, ग्रेट बॉन्ड है हमारा। अरे यार ऐसा ना बोलो सर, निपट गए हैं यार। दिस शोज कि तुम्हारा बॉन्डिंग थोड़ा हल्का था, या तुम सरकास्टिक नेचर के हो थोड़ा सा, ऐसा ना बोलो यार। अपनी दादी को डेली स्टोरी सुनाता हूँ, वाह यार बहुत ही प्यारा बॉन्ड है आप लोगों का। आह, दिस इज सो स्वीट एक्चुअली। तो एक छोटी सी बात आप लोगों को बताता हूँ। वो ये कि जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अभी जो टाइम स्पेंड कर रहे हो ना, बोला जाता है कि एक पोते के लिए सबसे पहला दोस्त होता है उसके दादाजी या दादी, और दादा दादी के लिए जो आखिरी दोस्त होता है वो होता है उनका पोता या पोती। ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर्स में ऐसा रिलेशन होता है कि एक तो अपनी जिंदगी का पहला दोस्त बना रहा होता है, और एक अपनी जिंदगी का आखिरी दोस्त बना रहा होता है। तो ऐसी बॉन्डिंग जो होती है ना, वो बिलीव मी बहुत कम समय के लिए लास्ट करती है, क्योंकि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, एंड देन कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हम पार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हो सकता है पेरेंट्स कहीं मूव कर जाएं, हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स पास अवे कर जाएं, किस ना किस कारण से ऐसा होता है कि हम जो है ना बहुत कम टाइम उनके साथ स्पेंड कर पाते हैं। बट अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स अभी हैं, चैरिश दैट टाइम, मेरी सलाह ये है उसको चैरिश करिएगा टाइम। और ये स्टोरी आपको थोड़ा सा बताएगी उसके बारे में। स्टोरी है एक ऐसी लेडी के बारे में, ये जो स्टोरी है इसमें ग्रैंडमा जो है स्टोरी के अंदर, वो एक ऐसी लेडी है जो कि किसी कारण से बचपन में अपनी जो पढ़ाई लिखाई की उम्र थी उसमें पढ़ नहीं पाई, उस टाइम माहौल नहीं था ऐसा, और अब वो पढ़ लिखना चाहती हैं, क्योंकि वो एक किताब, एक एडिटोरियल, एक मैगजीन पढ़ती है रेगुलरली, और वो उसको पढ़ना चाहती हैं। वो पढ़ती है मतलब सुनती है अपनी पोती से, लेकिन वो उसको पढ़ना चाहती हैं, है ना। तो एट द एज ऑफ 62 की एज में ये पढ़ना लिखना सीखती हैं।
ठीक है, और इनकी पोती इस काम को इनके लिए करती है, इनको हेल्प करती है पढ़ना लिखना सीखने में। कितनी बड़ी बात है सोचिए, है ना। तो स्टोरी बड़े स्ट्रांगली आपको एक चीज के बारे में बताती है, वो क्या, हाउ एजुकेशन गिव्स अ पर्सन कॉन्फिडेंस एंड फ्रीडम। आपको बताती है कि कैसे एजुकेशन एक इंसान को आजादी और कॉन्फिडेंस देती है। आई एम नॉट श्योर आप में से कितने बच्चे बहुत ही अच्छे वेल ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत रईस बैकग्राउंड से आते हैं, बट मुझे ये मालूम है कि 90% बच्चे जो होते हैं, 80% बच्चे जो होते हैं, आबादी जो होती है, वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, या हो सकता है लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करती हो। तो हो सकता है बहुत कम लोग ऐसे हों जो कि ऑलरेडी बहुत रईस हों। अदरवाइज उससे अलग जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए अगर बड़ा बनने का कुछ रास्ता है, अगर उनके लिए कुछ कॉन्फिडेंस गेन करने का रास्ता है समाज में, तो वो क्या है, एजुकेशन, पढ़ना लिखना। आप अकेले नहीं, आपके साथ पुश्ते ठीक हो सकते हैं बिल्कुल, अगर आप आज एक मुश्किल माहौल से गुजर रहे हो, मुश्किल फाइनेंशियल सिचुएशन से गुजर रहे हो तो, ठीक है। तो पढ़ाई लिखाई सॉल्यूशन है। स्टोरी क्या होती है, एक ग्रैंडमदर के बारे में, हु कुड नॉट रीड बट स्ट्रांगली विश टू बिकम इंडिपेंडेंट विद डिटर्मिनेशन, द हेल्प ऑफ हर यंग ग्रैंडडॉटर शी लर्न्स टू रीड एट द एज ऑफ 62 की एज में एक ग्रैंडमा पढ़ना लिखना सीखती है, ठीक है। तो शुरू करें अब हम स्टोरी। आपको एक बेसिक आइडिया लगा हो एजुकेशन कैसे एक इंसान को कॉन्फिडेंस और फ्रीडम देती है, ये बेसिकली स्टोरी बताती है आपको। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो चीज ये स्टोरी आपको बताती है, वो क्या, वो ये है, अ ट्रू लर्नर इज नेवर टू ओल्ड एंड अ ट्रू टीचर कैन बी ऑफ एनी एज। क्या खूबसूरत बात है, देखिए अब क्या लिखा हुआ है यहां पर, ध्यान से देखिएगा। अ ट्रू लर्नर इज नेवर टू ओल्ड। कोई भी उम्र में अगर आप कोई नई चीज सीखना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है, उम्र कोई भी ज्यादा नहीं होती। यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। आप कभी भी बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं होते सीखने के लिए, कोई उम्र नहीं होती सीखने की, मतलब। और दूसरा, ट्रू टीचर कैन बी ऑफ एनी एज। एक असल टीचर जो हो सकता है ना, वो किसी भी एज का हो सकता है, ठीक है। तो आप भी कैन बी, आप एट सच यंग एज भी कैन एक्ट एज अ टीचर टू समवन। और उसके साथ साथ अगर कोई सीखना चाह रहा है तो वो भी हो सकता है, किसी भी एज का हो सकता है। अगर बहुत बुजुर्ग इंसान भी कुछ सीखना चाह रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाया कभी भी। फाइन, लेट्स बिगिन द स्टोरी। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। बिफोर आई बिगिन द स्टोरी, एक छोटी सी बात और मुझे याद आती है। हम छोटे बच्चे जब होते हैं ना, हम छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं। जैसे आप 9th-10th में अब आ गए हैं, 9th क्लास में आ गए हैं, ऐसे ही हमारे जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना, वो जब हम छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं तो वो भी तो एडल्ट से बुजुर्ग हो जाते हैं, और हम रियलाइज ही नहीं करते इस बात को, है ना। तो वी शुड रियलाइज दैट जैसे हम लोग छोटे से बड़े हो गए हैं, ऐसे हमारे पेरेंट्स जो हैं बड़े से बुजुर्ग हो गए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बड़े से बुजुर्ग हो गए हैं। उनको थोड़ा टाइम देना शुरू करना चाहिए हमको, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स बिगिन। अब शुरू करते हैं बच्चा पार्टी इस कहानी को बिना देरी के। हियर वी बिगिन। तो मैं आप लोगों को, बिफोर आई बिगिन, मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा कि रीडिंग कैसे करना है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। रीडिंग एक स्किल है जो कि आपको अच्छे से आना चाहिए, बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटी चीज बताता हूं। चलिए मान लीजिए मुझसे आपने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो आप, तो मैं जवाब देता हूं आपको, मुझे बताना कुछ गड़बड़ है क्या इस जवाब में। आपने पूछा हाउ आर यू, मैं जवाब दूं अरे यार मेरी तबीयत बहुत खराब है यार मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूं मैं क्या बताऊं, बस मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, फीवर है मेरे को बहुत ज्यादा फीवर है बहुत ज्यादा मुझे ठीक ही नहीं हूं मैं। हाँ, ये एक जवाब ये है, मान लो। अब दूसरा जवाब है, अब पूछो मुझसे क्या हाल चाल है, मैं बोलूं अरे यार मैं तो बहुत खुश हूं यार, मैं इतना ज्यादा खुश हूं, मैं क्या बताऊं, मैं तो सुबह से डोलो डोला घूम रहा हूं, मतलब इतना ज्यादा आनंद आ रहा है मेरे को, मैं क्या बताऊं तुमको, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को अब दोनों में इश्यू क्या है यहां पर, प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बोल रहा हूं यानी कि व्हाट, और जैसे मैं बोल रहा हूं यानी कि हाउ, उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। जो बात मैं बोल रहा हूं और जैसे मैं बोल रहा हूं उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, मेरे एक्सप्रेशंस मेरे शब्दों से मैच नहीं कर रहे हैं, राइट। ये प्रॉब्लम आपने जब मैंने अभी बोला तो आइडेंटिफाई कर ली तुरंत एकदम, मैं देख रहा हूं क्योंकि यहां पर रिस्पॉन्सेज में आपका जवाब सब लोगों का, सर एक्सप्रेशन रॉन्ग है सर एक्सप्रेशन रॉन्ग है सर, एक्सप्रेशन एंड टोन मैच नहीं कर रहे। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, रीड करते हैं, तो हम ये चीज नोटिस करना भूल जाते हैं कि जो हम शब्द पढ़ रहे हैं उनसे जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है वो हम रीड ही नहीं करते हैं, वो हम बोलते ही नहीं, उसको एक्सप्रेस ही नहीं करते। तो ध्यान रखना, मैंने बोला ना वर्ड्स मैजिकल होते हैं, उनके अंदर जो जैसे वो जिस भी बात को जैसे एक्सप्रेस करते हैं उसको वैसे ही पढ़ना चाहिए, रुकना चाहिए अगर पॉसिबल हो, पॉज लो जहां पर जरूरी है, और जो वर्ड जैसे एक्सप्रेस करते हैं किसी बात को वो एक्सप्रेस करो। जैसे व्हेन आई वाज अ गर्ल, जैसे मैं कैसे पढ़ता हूं उसको, या कोई भी कैसे पढ़ता है जनरली,
रीडिंग कैसे करता है? When I was a girl of about 12, I used to study in a village in North Karnataka with my grandparents. These days the transport system was not very good, so we used to get the morning prayer only in the afternoon. अरे भाई, ऐसा लगता है जैसे ट्रेन छूट रही हो तुम्हारी, और ट्रेन छूटने से पहले ये पूरा खत्म करना है तुमको, ऐसा लगता है जब हम रीड करते हैं ना, जल्दीबाजी में इतना पढ़ते हैं। लेकिन दिस इज नॉट द आइडियल वे। सही तरीका क्या है? आप जो बनता है उसको आराम आराम से पढ़ो, पॉज लेके, ताकि आपको समझ में भी आए, एक्सप्रेशन के साथ पढ़ो। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिएगा, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स है मैं यहीं पर लिख दूंगा। वैसे बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं नहीं, आप चिंता नहीं करिए। देखिए, व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, तो स्टोरी को जो नरेट कर रही है वो है 12 साल की लड़की। When I was a girl of about 12, जब मैं 12 साल की थी, I used to stay in a village in North Karnataka. मैं कहां पर रहा करती थी? एक गांव में रहती थी नॉर्थ कर्नाटका में, with my grandparents, अपने दादा दादी के साथ में वहां रहा करती थी। ठीक है, Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. अब ये बोलती है कि उन दिनों क्या प्रॉब्लम थी कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ना, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझते हो ना, बस वगैरह जो चलती थी उस दौरान, जिससे सामान एक जगह से दूसरी जगह आया करता था, वो तो जो सामान वगैरह लाने का सिस्टम था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो अच्छा नहीं था। इसलिए क्या होता था? सो वी यूज्ड टू गेट द मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। इसलिए क्या होता था, जो पेपर, न्यूज़पेपर सुबह इनको मिल जाना चाहिए था, वो पेपर शाम को मिला कर, सॉरी, आफ्टरनून में मिला करता था, आफ्टरनून में। ठीक है, मॉर्निंग प्रेयर, मॉर्निंग पेपर जो है वो आफ्टरनून में मिलता था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं था इसलिए। ठीक है, ओके। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम वन डे लेट, और जो हर हफ्ते, वीकली मतलब जो हफ्ते में एक बारी आए, मैगजीन जो होती थी उस दौरान, जो हफ्ते में एक बारी आया करती थी, वो एक दिन लेट आती थी। यानी कि अगर वो मैगजीन ट्यूसडे को आनी चाहिए थी, तो ट्यूसडे को ना आकर वेडनेसडे को आया करती थी। ठीक है, ध्यान से पढ़ो, बहुत ही प्यारी कहानी है। All of us would wait eagerly for the bus which used to come with the papers, weekly magazines and the post. अब ये बोलते हैं कि हमारे गांव में जितने भी लोग थे, हम सब लोग बड़े ईगरली, बड़े उत्सुक तरीके से, हम सब लोग बड़े ईगरली, ईगरली मतलब होता है कीनली, उत्सुक हो जाना, डेस्परेट हो जाना, कि हम लोग बड़े उत्सुक होकर, डेस्परेट होकर इंतजार करते थे किसका? बस का, विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन्स एंड द पोस्ट। उस बस का जिसमें सारे पेपर्स, न्यूज़पेपर्स आया करते थे, हर हफ्ते वाली जो मैगजीन थी वो आया करती थी, एंड द पोस्ट, और मेल, पोस्ट मतलब लेटर्स, मेल, पोस्ट ऑफिस से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी बेसिकली, वो सब चीजें इस बस में आया करती थी। ठीक है, फाइन, ओके। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर, अरे आई बिलीव एक स्लाइड गड़बड़ हो गई है यार, रुको एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। जस्ट गिव मी अ मिनट, हाँ, मुझे लगता है एक कुछ गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा। हाँ, ओके। तो आई बिलीव एक छोटा सा पोर्शन ना, त्रिवेणी वाला, वो गायब हो गया है। आई थिंक मैं मॉर्निंग में जब पीपीटी पे काम कर रहा था अपनी, तो मैं किड, मेरा छोटा सा बेबी है अभी 3 साल का, उसने एक एंटर मारा था, आई रिमेंबर दैट, और मुझे लगता है वो पीपीटी एक स्लाइड उसने गायब कर दी। तो वो वाला स्लाइड वाला पोर्शन मैं आपको रीड आउट कर देता हूं, इसमें मैं बाद में ऐड करा दूंगा उसको। ठीक है, क्या था पोर्शन देखो। एट दैट टाइम, उस समय पर, है ना, यहां तक मैंने पढ़ लिया, उसके बाद मैं पढ़ रहा हूं। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। उस समय पर त्रिवेणी नाम की एक राइटर हुआ करती थी, जो कि बहुत ही पॉपुलर थी कन्नड़ा लिटरेचर में। ठीक है, ओके। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर। कन्नड़ समझते हो ना आप, कन्नड़ एक भाषा है, तो कन्नड़ लिटरेचर मतलब कन्नड़ भाषा में लिखी गई जो लिटरेचर है, उसकी एक राइटर थी त्रिवेणी। ठीक है, शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी। हर स्टाइल वॉज इजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। उनका जो स्टाइल था वो बहुत ही आराम से समझने वाला था, इजी टू रीड था, मतलब जिस तरह से वो लिखती थी वो आराम से हम पढ़ पाते थे, एंड वेरी कन्विंसिंग, कन्विंसिंग मतलब उससे हम कन्विंस भी हो जाते थे, परसुएड भी हो जाते थे। ठीक है, her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were always very interesting. उनकी जो स्टोरीज हुआ करती थी त्रिवेणी की, वो कैसी हुआ करती थी? तो दे यूजुअली डेल्ट विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। यूजुअली वो किस चीज से डील किया करती थी? बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब पेचीदा
सिंपल का अपोजिट होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो हम लोग यूजुअली, जो कि फिजिकल प्रॉब्लम से जुड़ी ना हो, मेंटल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई हो, ऐसी चीजें जो हम लोग महसूस करते हैं उनसे जुड़ी हुई हो, ऐसी प्रॉब्लम्स इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के जीवन में जो पेचीदा सी प्रॉब्लम्स होती थी ना, उनके बारे में ये कहानियां लिखती थी बेसिकली राइटर। एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग, और ये हमेशा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती थी। ये वाला पोर्शन मिसिंग था बस, ठीक है। आगे चलें, अब आगे चलते हैं, चलिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, दुर्भाग्यवश, अनलकीली कन्नड़ा लिटरेचर के लिए शी डाइड वेरी यंग। कौन? ये जो त्रिवेणी राइटर थी वो, शी डाइड वेरी यंग, ठीक है। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। आज भी 40 साल बाद, लगभग 40 साल बाद मतलब त्रिवेणी जो राइटर थी उसके गुजरने के 40 साल बाद भी पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। आज भी उसके नॉवेल्स को लोग अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिशिएट करना मतलब एडमायर करना, पसंद करना, तारीफ करना। आज भी 40 साल बाद भी लोग इनके नॉवेल्स की तारीफ करते हैं। बच्चा पार्टी फोकस करो यहां पर, क्योंकि तुरंत बाद कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐड किए, मैंने पोल क्वेश्चंस ऐड किए, देखो यहां पर, ठीक है। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्री, उनका एक नॉवल था जिसका क्या नाम था? काशी यात्री। ये इंपॉर्टेंट नॉवल है, स्टोरी इस पर रिवॉल्व करती है पूरी। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली करमावीरा देन, ठीक है। तो इनका जो एक नॉवल था काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल, वो एक सीरीज की फॉर्म में प्रेजेंट की, जैसे आजकल टीवी पे आते हैं ना सीरियल, ऐसे पहले मैगजीन में आया करते थे, ठीक है। पहले टीवी का एडवेंट नहीं था इतना। तो क्या था भाई, ये जो काशी यात्रे नाम का नॉवल है, ये एक सीरियल की फॉर्म में कन्नड़ा एक वीकली मैगजीन थी कर्मवीरा, उसके अंदर आ रहा था। यानी कि कुछ पोर्शन इस हफ्ते आएगा स्टोरी का, कुछ पोर्शन अगले हफ्ते मैगजीन में पब्लिश होगा, उसके हफ्ते में, ऐसे चलेगा बेसिकली, ठीक है। ओके, इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी। अब इसमें होता क्या है भाई, काशी यात्रा में ये स्टोरी है एक ओल्ड लेडी की एंड हर आर्डेंट डिजायर, आर्डेंट मतलब कीन। अगेन, अगर कोई काम आप बहुत उत्सुक होकर करते हो, आप बहुत खुशी से करते हो, बार बार आपका करने का मन करता है, तो आप जैसे कोई रीडिंग, बहुत ज्यादा रीडिंग का किसी को शौक है, तो रीडिंग के लिए बोला जाता है आर्डेंट, मतलब कोई चीज आप लग के करते हो, बार बार आपका करने का उसको मन करता है, ठीक है, तो उसके लिए बोला जाएगा आर्डेंट। अगर कोई रीडिंग बार बार करता है या बहुत शौक है उसको रीडिंग का, तो उसके लिए बोला जाता है आर्डेंट, यानी कि कीन, उत्सुक, डेस्परेट, ठीक है। इट इज अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। स्टोरी की क्या है, काशी यात्रा की स्टोरी क्या है भाई, इसमें एक बुजुर्ग लेडी होती है, एक ओल्ड लेडी होती है, और उनकी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है। यहां पर आर्डेंट का मतलब आप स्ट्रॉन्ग भी मान सकते हो। उनकी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, उत्सुक डिजायर, डेस्परेट डिजायर होती है, उनकी इच्छा होती है क्या? टू गो टू काशी या वाराणसी। उनकी क्या इच्छा होती है कि मैं काशी या वाराणसी चली जाऊं एक बारी बस, है ना, तीर्थ स्थान की तरह, बेसिकली तीर्थ है एक बहुत बड़ा, काशी ऐसा मान सकते हो आप। और बहुत सारे बुजुर्ग लोगों की इच्छा होती है वहां जाने की, तो इनकी इच्छा थी वहां जाने की। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweshwara is the ultimate पुण्य। ज्यादातर हिंदुओं में, हिंदू माइथोलॉजी में यह मान्यता है कि काशी अगर कोई जाता है और वहां पर लॉर्ड विश्वेश्वरा की वर्शिप करता है, पूजा करता है, तो इससे बड़ा पुण्य नहीं है कोई। यह बहुत बड़ा पुण्य है, मतलब बहुत पुण्य लगता है इसका उनको, ठीक है। पुण्य समझते हो ना, पाप का उल्टा होता है पुण्य, सिन का उल्टा होता है पुण्य, गुड 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 डीड्स, अच्छे कर्म, बेसिकली पुण्य मतलब गुड डीड, एक अच्छा कर्म। फाइन, समझ में आ गया बच्चा पार्टी यहां तक? अब आगे देखो। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel. अब ये जो ओल्ड लेडी थी, ये जो दादी मां थी बेसिकली, है ना, ये भी सही है ना वैसे सीक्वेंस में, हाँ ठीक है। तो स्टोरी के अंदर ये जो ओल्ड लेडी है स्टोरी के अंदर ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस, ये भी इस मान्यता में मानती थी कि भाई जो भी काशी जाएगा और वहां पे जाकर पूजा करेगा भगवान विश्वेश्वरा की, उसको पुण्य मिलेगा। एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवल, और इस नॉवल के अंदर उनका स्ट्रगल दिखाया था कि कैसे अल्टीमेटली वो काशी जाने की कोशिश करती है, पहुंच पाती कि नहीं पहुंच पाती वो पता लगेगा अभी आपको। स्ट्रगल मतलब जंग, मेहनत, ठीक है।
In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding. अब स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है. क्या ट्विस्ट आता है कि स्टोरी के अंदर एक यंग ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, जिसके पेरेंट्स ना हो. ऑर्फन मतलब कौन? जिसके पेरेंट्स ना हो. ठीक है. तो स्टोरी के अंदर कौन था? एक यंग ऑर्फन गर्ल थी, एक यंग नौजवान अनाथ लड़की थी. एक ऐसी लड़की जिसके पेरेंट्स नहीं थे, यंग थी वो. हु फॉल्स इन लव, जिसको किसी से प्यार हो जाता है. बट देयर वाज नो मनी फॉर द वेडिंग, लेकिन शादी करने के लिए उसके पास पैसा नहीं था. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. अब होता क्या है स्टोरी के एंड में, नॉवल के एंड में, कि जो ओल्ड लेडी है ना, जो काशी जाने की इच्छा जताती है, बहुत पुण्य मानती है वहां जाना, गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स. वो अपनी सारी सेविंग्स, अपने सारे जोड़े हुए पैसे जो होते हैं ना, सेविंग्स मतलब मनी सेव्ड, जितना भी पैसा इन्होंने जोड़ रखा था ओल्ड लेडी ने, वो गिव अवे कर देती है, वो दे देती है विदाउट गोइंग टू काशी. क्या बढ़िया कहानी है ना. मतलब तो होता क्या है, काशी यात्रा के अंदर एक ओल्ड लेडी जाना चाहती है काशी, और एट द सेम टाइम एक लड़की है जिसको किससे प्यार आता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं होता शादी करने के लिए. तो ये ओल्ड लेडी क्या करती है, काशी ना जाकर अपनी सारी सेविंग्स जो है वो इस लड़की को देती है शादी करने के लिए, कि भाई उनको लगता है कि किसी का भला हो जाए, इससे बड़ा पुण्य क्या है, मैं काशी ना भी जाऊं तो चलेगा. ठीक है. ओके. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. और वो क्या बोल के देती हैं पैसा? वो बोलती हैं कि इस ऑर्फन गर्ल की, इस अनाथ लड़की की जिसके पेरेंट्स नहीं है, ऐसी लड़की की जो खुशी है, हैप्पीनेस है, इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी. इससे ज्यादा जरूरी है कि मैं लॉर्ड विश्वेश्वरा को काशी में जाके वर्शिप करूं, पूजा करूं उनकी. ठीक है. ओके. My grandmother Kristakka never went to school, so she could not read. Kristakka एक वर्ड है, ये याद रखना, इनकी दादी माँ का नाम है. ठीक है. अब बच्चा पार्टी कुछ क्वेश्चंस हैं इसी बेसिस पे जो हमने भी पोर्शन किया है. रेडी हो करने के लिए फटाफट से दो थम्स अप. जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. थम्स अप. रेडी 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 रेडी. ऐड आ रहे हैं क्या बीच में? ओहो हो, ट्रबलिंग होगा थोड़ा सा ऐड. हाँ अच्छा, थोड़ा सा बियर कर लो. चलो, वेल आई पास ऑन द कंसर्न टू द टीम. कोई बात नहीं, मैं टीम को बोल दूंगा इसके लिए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 बताओ. व्हाट वाज द रीजन, क्वेश्चन पढ़ देता हूं पहले आप लोगों के लिए. व्हाट वाज द रीजन दैट मॉर्निंग पेपर्स अराइव्ड लेट एंड वीकली मैगजीन्स केम वन डे लेट? क्या रीजन था इस बात का कि जो मॉर्निंग पेपर्स थे वो दोपहर में आया करते थे, और जो मैगजीन्स थी वो एक दिन लेट आया करती थी? Question part option A, people in the village did not like reading, the transport system was not very good, the magazine company printed them late, the postman delivered them only on Sundays. बताइए बताइए बच्चा पार्टी. जल्दी बताइए. इजी. करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? आप सभी लोग जवाब सही दे रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल सही. द ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज नॉट वेरी गुड, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था इसलिए. 99% गॉट इट राइट. बहुत बढ़िया, शाबाश. नेक्स्ट. व्हाट हैपेंड बिकॉज द ग्रैंडमदर कृष्टक्का हैड नेवर गॉन टू स्कूल? अच्छा रुको, ये वाला पोर्शन बाद में आएगा, चाहे रुको. ठीक है, चलो एक छोटा सा पोर्शन और पढ़ लो, उसके बाद ये बचे हुए क्वेश्चंस कराता हूं, क्योंकि ये पैराग्राफ जरूरी है इसके लिए. ठीक है, ये वाला पैराग्राफ और पढ़ो फटाफट से. रेडी? देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखना प्लीज. देखो, इसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कराता हूं. देखो, every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. ये ठीक है ना? मुझे डाउट है आज की आगे पीछे तो नहीं हो गया है सब कुछ. हाँ ठीक है. तो आपने यहां तक तो देख लिया था ना, इनकी दादी माँ जो थी कृष्टक्का, वो पढ़ी लिखी नहीं थी. हाँ, ये तो याद है ना पोर्शन, ये वाला. माई ग्रैंड मदर कृष्टक्का नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड. मेरी दादी माँ जो थी, वो कृष्टक्का उनका नाम था, ऐसा स्टोरी में दिया हुआ है, वो स्कूल कभी नहीं गई, इसलिए उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. अब आगे देखो,
अब बड़ा प्यारा सा बॉन्ड है दादी माँ और बच्चों का, देखो क्या। एवरी वेडनेसडे द मैगजीन वुड कम, हर वेडनेसडे मैगजीन आया करती थी, एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। और जो ये काशी यात्रा कहानी चल रही थी ना मैगजीन में, इसका जो अगला एपिसोड आता था हर हफ्ते, अब ये पोती जो थी वो अपनी दादी माँ के लिए उस कहानी को पढ़ के सुनाया करती थी, क्योंकि दादी माँ को खुद तो पढ़ना आता नहीं था, ठीक है। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. इस दौरान जो दादी माँ थी वो अपना सारा काम भूल जाती थी, forget मतलब भूल जाना, all her work and listen to this listen with the greatest concentration, और बिल्कुल ध्यान से, concentration के साथ मतलब बिल्कुल ध्यान से सुना करती थी इस कहानी को, इतना उनको अच्छा लगता था, ठीक है। तो जो वर्ड्स मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इनका मीनिंग आप लिख लेना, अगर आप चाहते हो मैं साथ साथ अभी लिखूं तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि सिंपल है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। ओके। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। इंटरेस्टिंग बात देखो, एक बारी दादी मां कहानी सुन लेती थी पूरी, तो उसके बाद, लेटर मतलब बाद में, हाँ बाद में, अरे भाई क्या हो गया इसमें, बाद में शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। दादी मां बाद में पूरे का पूरा टेक्स्ट जो अभी सुनाया उनकी पोती ने, उसको बाय हार्ट रिपीट कर सकती थी, किसी को सुना सकती थी, ठीक है। बाय हार्ट मतलब मेमोराइज्ड मान लो, इनको इस पूरा टेक्स्ट जो है ना वो याद ही हो जाता था एक बारी सुनने के बाद, दिमाग तेज था इनका। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel's protagonist. Identified मतलब होता है बच्चे रिलेटेड, रिलेटेबल मान लो बल्कि मोर अप्रोप्रिएटली, और प्रोटैगनिस्ट मतलब होता है मेन कैरेक्टर, स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। अब बात क्या थी, दादी मां को एक कहानी इतनी पसंद क्यों थी, उसका कारण बताया गया आपको। पसंद इसलिए थी कि मेरी दादी मां टू नेवर वेंट टू काशी, दादी मां भी काशी कभी नहीं गई थी। जो काशी यात्रा कहानी आपने अभी देखी जिसके बारे में बताया गया था आपको, उसमें आप क्या पाते हो कि जो मेन कैरेक्टर है, अम्मा है एक बुजुर्ग लेडी, वो काशी जाना चाहती है, वहां भगवान की जाकर पूजा करना चाहती है, क्योंकि अल्टीमेट पुण्य है वो, राइट। क्योंकि वो भी कभी नहीं गई थी स्टोरी में काशी, और ये जो दादी मां है इस लड़की की स्टोरी में, जो लड़की है उसकी, वो भी कभी काशी नहीं गई है, एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। और जो नॉवल है काशी यात्रा, उसकी जो प्रोटैगनिस्ट है, उसकी जो मेन कैरेक्टर है दादी अम्मा, उनके साथ ही आइडेंटिफाई करती थी। आइडेंटिफाई मतलब रिलेटेबल महसूस करती थी, जुड़ा हुआ महसूस करती थी, उनके जैसा महसूस करती थी कि यार वो भी कभी काशी नहीं गई, मैं भी कभी काशी नहीं गई। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story. इसलिए किसी और से ज्यादा, मोर देन एनीबडी एल्स मतलब किसी और से ज्यादा, शी वॉज द वन, वो दादी मां थी मेरी, हु वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड थी इन नोइंग व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी, जो जानना चाहती थी कि कहानी में आखिरकार हुआ क्या आगे। एंड यूज्ड टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, और वो इंसिस्ट किया करती थी मुझे, इंसिस्ट मतलब जोर देना किसी बात पे, ठीक है, और वो मुझे इंसिस्ट किया करती थी, मुझ पे जोर दिया करती थी दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर, कि मैं जब भी नया सीरियल आए, यानी कि जब भी हर हफ्ते मैगजीन आए जिसमें नेक्स्ट पोर्शन ऑफ स्टोरी आएगा, नया सीरियल आएगा, वो मुझे रीड आउट करने के लिए बोलती थी दादी मां, ठीक है। ये बेसिकली पोर्शन है। ओके, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लो। What happened because the grandmother Krishtakka never had gone to school? क्या हुआ अगर दादी मां कभी स्कूल नहीं गई, इसकी वजह से क्या हुआ? बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, शी कुड नॉट स्पीक कन्नड़, शी कुड नॉट अंडरस्टैंड, शी कुड नॉट रीड बाय हरसेल्फ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई, इसीलिए शी कुड नॉट रीड बाय हरसेल्फ। बाय हरसेल्फ मतलब अपने आप, बाय हरसेल्फ मतलब अकेले, अलोन। अगर वो अकेली होती थी तो वो अपने आप पढ़ नहीं सकती थी, ये प्रॉब्लम थी, वो स्कूल नहीं गई थी तो, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं, चलिए। Why was कृष्णक्का डीपली इंटरेस्टेड इन स्टोरी काशी यात्रे? ये जो स्टोरी थी काशी यात्रे, इसमें क्यों इंटरेस्टेड थी? ये जो दादी मां थी कृष्णक्का, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों थी
काशी यात्रा कहानी में, यह काशी यात्रा जो नोवेल थी उसमें, है ना, शी वॉज डीपली इन्वेस्टेड इन इट. She wanted to become a writer like Triveni. She identified herself with the novel's protagonist. She had already visited Kashi many times. She wanted to teach the story to children. बताइए, 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 बताइए. Come on, come on, come on, come on, come on. Easy peasy. मुश्किल तो नहीं है ये. हाँ, ओके. कृष्णक्का डीपली इंटरेस्टेड थी स्टोरी में. क्यों? बिकॉज ऑप्शन बी, शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट. क्योंकि वो जो नॉवल की प्रोटैगनिस्ट थी उनके साथ बहुत आइडेंटिफाई करती थी, यानी कि रिलेट करती थी. क्यों? बिकॉज दोनों ही काशी नहीं गए थे. स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर थी, प्रोटैगनिस्ट जो थी काशी यात्रा में, वो भी काशी कभी नहीं गई थी और ये भी काशी कभी नहीं गई थी. ठीक है, तो ऑप्शन बी. 68% ऑफ यू गॉट राइट यार. नाइस, नाइस, वेरी नाइस. तो आप लोगों की स्टैंडिंग से एक बार दिखाता हूं, क्योंकि बचा हुआ पोर्शन आ गया, उसके बाद कुछ बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे हम. ओके. कृष्णा शुक्ला, सार्थक, ओझा, गेमर, प्रियांश, पैंथर, वॉरियर, क्रिक फैन, शुभान, मयूर, सौम्या. वेल डन, टॉप 10 को भाई बधाई हो, शाबाशी. मूविंग ऑन, चलिए आगे चलते हैं. आप आगे चलते हैं. देखिए अब क्या हुआ. अब जब भी दादीमा इस कहानी को सुनती तो आगे क्या करती वो. After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek. अब क्या सिस्टम था इनका कहानी पढ़ने के बाद, या कहानी सुनने के बाद, अपनी पोती से कहानी सुनने के बाद दादी माँ क्या क्या करती थी. आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट इन काशी यात्रा, कि काशी यात्रा में आगे क्या हुआ. शी वुड जॉइन हर फ्रेंड्स एट द टेम्पल कोर्टयार्ड. वो टेम्पल का जो कोर्टयार्ड था, आंगन था टेम्पल का, खुली जगह जो थी टेम्पल में, वहां पर वो अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करती थी. जो बाकी लोग होते थे, अम्मा, जो दादी अम्मा थी, उनके बाकी जो दोस्त थे उस एज की, बुजुर्ग अम्मा, उनके साथ उनको ज्वाइन किया करती थी. वेयर वी चिल्ड्रन वुड ऑल्सो गैदर टू प्ले हाइड एंड सीक. जहां पर हम बच्चे भी इकट्ठा हुआ करते थे हाइड एंड सीक खेलने के लिए. हाइड एंड सीक का मतलब क्या होता है भाई? चोरी छिप्पी होती है ना, वो छिप्पम छिप्पी जो गेम होता है, जिसमें आप छिप जाते हो, पकड़ना होता है वो. तो हाइड एंड सीक खेलने के लिए ये सब लोग भी वहां होते थे. दादी अम्मा भी अपने दोस्तों के साथ वहां बैठती थी. और क्या करती थी? एंड शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विद हर फ्रेंड्स. और ये अपने दोस्तों के साथ डिस्कस किया करती थी लेटेस्ट एपिसोड को, जैसे कि शायद आप लोग भी करते हो, है ना. वन पीस का नया एपिसोड आ गया, चलो यार दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेता हूं. सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड आ गया. नारुतो तुम लोगों ने देखा ही होगा, खूब डिस्कस भी किया होगा, है ना. जैसे ही नया एपिसोड आया, चल यार दोस्त से डिस्कस करता हूं, तो बड़ा बहुत ज्यादा मन होता है ना इसका करने का. ऐसा तो ऐसा बेसिकली ये भी क्या करती थी दादी माँ, इनको भी शौक था ये. ठीक है. She would discuss the latest episode with her friends. At that time, I never understood why there was so much of debate about the story. Debate मतलब डिस्कशन. जो पोती है वो बोल रही है अब कि उस टाइम पे मुझे कभी समझ नहीं आया कि स्टोरी को लेके इतना डिबेट क्यों था, इतना डिस्कशन क्यों होता था. Once I went for wedding with my cousins to the neighboring village. In those days, a wedding was a great event. अब राइटर ये जो ऑथर है कहानी सुधा मूर्ति, वो बोलती है एक बारी क्या हुआ कि मैं एक वेडिंग के लिए अपने कजिन्स के साथ नेबरिंग विलेज में चली गई. नेबरिंग मतलब पड़ोसी वाले विलेज में चली गई. इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट. उन दिनों में वेडिंग एक बहुत बड़ा इवेंट होता था. अब तो वेडिंग यार कुछ खास आनंद रहा नहीं, है ना. लेकिन वेडिंग में अब तो हमको हर रोज कुछ ना कुछ खाने को अच्छा सा मिल जाता है ना. नहीं मन किया तो ऑर्डर कर लिया, जोमेटो स्विगी कर लिया. उन दिनों में ऐसा कुछ नहीं होता था. तो शादी में जो पकवान मिलते थे, शादी जो इवेंट होता था, बहुत ही बड़ा मजेदार होता था वाकई में. लोग 2-2, 3-3 दिन लगा देते थे शादी में. आज की तरह नहीं कि शाम को गए रात को वापस. ना 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 ना. शादी वाज अ 3-day इवेंट. 2-3 दिन कम से कम लगते थे शादी में. ठीक है, आगे देखो बच्चा बाटी, ध्यान से देखो. कम ऑन. आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे बच्चे यहां पर जो हैं उनको स्टोरीज का बहुत आनंद आता था. वो ध्यान से सुनो. जिनको लग रहा है कि अभी ब्रेक ले लेना चाहिए, वो आप ब्रेक ले लो थोड़ा सा, फिर वापस आ जाओ, लेकिन इंटरप्ट नहीं करो यार, है ना, प्लीज. चलो देखो आगे ध्यान से देखते हैं. We children enjoyed ourselves thoroughly. Thoroughly मतलब completely. हम बच्चों ने अपने आप को, हम बच्चे शादी में बहुत एंजॉय करते थे. We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy. अब शादी में जब भी जाते हैं बच्चे तो बड़ा मजा आता है. क्यों? इसी कारण से. We would eat and play, हम खूब सारा खाते थे, हम खूब खेलते थे. Endlessly मतलब खूब देर तक, जब तक मन होता था.
कोई रोकने वाला नहीं हमें। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। सेवरिंग का मतलब क्या होता है भाई? सेवरिंग का मतलब होता है एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है। क्या बोला है कि भाई हम जब भी शादी में जाते थे हमको तो बहुत मजा आता था। क्यों? हम खूब खाते थे, खूब खेलते थे, कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि जितने भी एल्डर्स थे, जितने भी बड़े थे, एल्डर्स मतलब बड़े लोग घर के, वो आर बिजी, वो सब बिजी होते थे शादी वादी में। I went for a couple of days but ended up staying there for a week। राइटर बोलती है कि मैं सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी, लेकिन आखिरकार किसी ना किसी कारण की वजह से मैं वहां पर 1 हफ्ते तक रुकी रही। ठीक है, ओके। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। राइटर बोलती है लेकिन जब मैं वापस लौटी तो मैंने पाया मेरी दादी मां वर इन टीयर्स। टीयर्स मतलब क्राइंग, रो रही थी मेरी दादी मां। जब मैं वापस घर आई तो मैंने पाया कि अरे दादी मां तो रो रही हैं। और बिलीव मी, दादी मां का रोना इज, उससे बड़ी तकलीफ नहीं होती कोई। अगर आपके घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आपके सामने रो देना एक बार, ऐसा लगता है कि भगवान कुछ भी कर दे यार, ये आज रो क्यों रहे हैं मेरे घर के बुजुर्ग, यार क्या बात हो गई ऐसी, है ना? यू फील सो मच पेन बिकॉज ऑफ इट। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations। राइटर बोलती है यार मेरे को बड़ी हैरत हुई। आई वॉज वेरी सरप्राइज, मैं तो हैरत आ गई मुझे बहुत, क्योंकि मैंने कभी अपनी दादी मां को रोते हुए देखा ही नहीं था। इवन इन मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, सबसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी नहीं देखा था रोते हुए उनको। व्हाट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। बोलती है कि यार मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ, है ना? व्हाट हैड हैपेंड? आई वॉज वरीड। मैं सोच रही थी कि क्या हुआ है। आई वॉज वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित थी, बहुत परेशान थी मैं। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अभी बोलती है अम्मा से कि क्या सब कुछ ठीक है अम्मा? इज एवरीथिंग ऑल राइट? सब ठीक है क्या? है ना? माँ को, अम्मा को रोते हुए देखे कोई तो कुछ तो बोलेगा ना। उसने बोला क्या हुआ अम्मा, बात बताओ, क्यों रो रहे हो आप? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं चलो। I used to call her Avva, which means mother in the Karnataka, spoken in North Karnataka। अभी बोलती है कि मैं अपनी अम्मा को अव्वा बुलाया करती थी, अव्वा, जिसका मतलब होता है मदर। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मदर इन द कन्नड़ा स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। नॉर्थ कर्नाटका में जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है उसमें अव्वा का मतलब मदर होता है। शी नोटेड बट डिड नॉट रिप्लाई। जब इसने पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है अम्मा, तो शी नॉडेड। नॉडेड मतलब उन्होंने गर्दन हिलाया, टू शेक हेड। उन्होंने ऐसे गर्दन हिला के बोल दिया कि हाँ सब ठीक है, नॉड कर दिया बस, इसको बोलते हैं नॉड करना। तो शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, लेकिन कुछ बोला नहीं उन्होंने। आंसू रो रही थी वो, लेकिन कुछ उन्होंने गर्दन तो हिलाई लेकिन कुछ बोला नहीं। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट। अब राइटर बोलती है कि मेरे को बात समझ में आई नहीं कुछ, और फिर मैं वो बात आई गई भी हो गई, भूल भी गई, वो बात खत्म हो गई वहीं पे। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। राइटर बोलती है अब रात में, ये वाला सीन देखो, हाँ, रात में इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। हम अपने घर का जो ओपन टेरेस था, खुला जो आंगन सा था घर का, है ना, टेरेस मतलब छत, जो छत थी खुली बेसिकली, वहां पर सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून। रात्रि जो समर के दिन थे और फुल मून था बिल्कुल उस रात। ठीक है, अव्वा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। दादी मां अव्वा जो थी वो आई और मेरे बराबर में आकर बैठ गई। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माय फोरहैंड। अफेक्शनेट मतलब लविंग, उनके जो प्यारे से लविंग से हाथ थे, टच्ड माय फोरहेड, वो मेरे फोरहेड को टच कर रहे थे, जैसे अम्मा प्यार करती हैं ना। ये तो इमोशन सबको पता होगा, जैसे दादी माँ ऐसे सिर पे हाथ नहीं फेरती, ऐसे प्यार से ऐसे हाथ फेरती हैं, ऐसे वाला। तो ऐसे वाला सिर पे हाथ फेरी थी इसके। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक। बोलता है, ये बोलती है बुजुर्ग अम्मा, सॉरी ऑथर बोलती है कि मुझे रियलाइज हुआ, मुझे समझ में आया दैट शी वांटेड टू स्पीक, कि शायद वो मुझसे कुछ बात करना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज द मैटर। मैंने उनसे पूछा क्या बात है अव्वा, बात बताओ, क्या बात है अव्वा, क्या बात है बताओ, व्हाट इज द मैटर। व्हाट इज द मैटर मतलब क्या बात है बताओ। When I was a young girl, I lost my mother। अब अव्वा जो है वो अपनी बात बताती है मनकीर से। क्या बताती है देखो। When I was a young girl, जब मैं एक यंग गर्ल थी, I lost my mother, तो मैंने अपनी माता जी को खो दिया। There was nobody to look after and guide me। कोई भी नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए। लुक आफ्टर मतलब टेक केयर। कोई भी नहीं था मेरी देखभाल करने के लिए और मुझे गाइड करने के लिए, मुझे समझाने के लिए कि क्या करना चाहिए। My father was a busy man and got married again। बोलती है मेरी अम्मा गुजर गई जल्दी,
मेरे पिताजी तो जो थे वो बहुत बिजी इंसान थे और उन्होंने दूसरी शादी कर ली, गॉट मैरिड अगेन, फिर से शादी कर ली. इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. राइट. अब ये ऑथर की अम्मा जो है वो बोलती हैं कि देखो उन दिनों क्या था कि ऑथर उन दिनों पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन एसेंशियल. उन दिनों ये माना जाता था कि एजुकेशन कुछ खास जरूरी नहीं होती, कोई जरूरी नहीं मानता था पढ़ाई लिखाई को. सो आई नेवर वेंट टू स्कूल. तो ये जो ऑथर की अम्मा है ये कभी भी स्कूल गई नहीं बेचारी. ठीक है. अब उससे क्या हुआ? आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन. बहुत ही कम एज में इनकी शादी हो गई अम्मा की और इनके बच्चे भी हो गए. फिर आई बिकेम वेरी बिजी. अम्मा बहुत बिजी भी हो गई बच्चों में, काम में, घर वगैरह के काम में वो बहुत बिजी हो गई. लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. बोलती हैं अब अम्मा कि बाद में मेरे बच्चे जो बड़े पोते थे, पोता पोती, ग्रैंड चिल्ड्रन, वो भी हो गए. एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस, और मुझे बहुत खुशी होती थी इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू. फीडिंग मतलब खाना खिलाना. मुझे बहुत खुशी होती थी खाना बनाने में और खाना खिलाने में तुम सबको, जो भी मेरे पोते थे, पोता पोती थे. एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल. कभी कभी मैं रिग्रेट करती थी. रिग्रेट मतलब पछताना, रिमोर्स फील करना. कभी कभी मुझे बड़ा पछतावा होता था कि मैं स्कूल नहीं गई. सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल. इसलिए मैंने इंश्योर किया कि मेरे बच्चे और मेरे पोते, वो पोता पोती स्कूल जाएं. ठीक है. इनको खुद पछतावा होता था कि यार मैं स्कूल नहीं गई, तो उन्होंने ये इंश्योर किया कि नहीं, मेरे बच्चे और मेरे पोते वगैरह सब स्कूल जाएं जरूर. ठीक है. ओके. अब एक छोटा सा पोर्शन है, इसको कंप्लीट करके मैं आज की क्लास को यहीं पर रोकूंगा. कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा करने के लिए बस. ठीक है. बचा पोर्शन हम सेकंड क्लास में कवर करेंगे. आई डू नॉट वांट टू ओवरबर्डन यू. ठीक है. ओके. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई माय 62-year-old ग्रैंडमदर वाज टेलिंग मी अ 12-year-old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट. अब राइटर जो है ना, सुधा मूर्ति, 12 साल की बच्ची है इस वक्त, वो सोच रही है यार मेरी 62-year-old की दादी अम्मा रात के बीच में मुझ 12 साल की बच्ची को क्यों अपने जीवन की कहानी सुना रही है. यार ये समझ नहीं आ रहा मेरे को कि मैं छोटी थी, मेरी मम्मी गुजर गई, फिर दूसरी शादी कर ली पापा ने, फिर मेरी भी शादी हो गई, पढ़ाई लिखाई करी मैंने, क्यों बता रही है दादी माँ सारी बातें. ठीक है. बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली. लेकिन मुझे पता था मैं उनसे बहुत प्यार करती थी. अ लॉट. आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली मतलब मैं उनसे बहुत प्यार करती थी. एंड देयर हैड टू बी सम रीजन व्हाई शी वाज टॉकिंग टू मी. और कुछ तो कारण रहा होगा कि मुझे वो ये सारी बातें बता रही थी. I looked at her face. It was unhappy and her eyes were filled with tears. मैंने दादी माँ की तरफ देखा, उनकी आंखें जो थी सैड लग रही थी. Her eyes were filled with tears. अनहैप्पी थी, वो नाखुश थी और उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. She was a good looking lady who was usually always smiling. वो एक गुड लुकिंग लेडी थी जो कि यूजुअली हमेशा स्माइल करती रहती थी. Even today I cannot forget the worried expression on her face. आज भी मैं नहीं भूल सकती जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन, वरीड एक्सप्रेशन हुआ करता था उस समय. आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. लीन मतलब झुकना. मैं आगे झुकी और मैंने उनका हाथ पकड़ा एक बारी. यानी कि उसको समझ में आ गया, सुधा मूर्ति को, 12 साल की बच्ची को, कि अम्मा किसी बात की वजह से बहुत परेशान है. अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. अव्वा क्या बात होगी, तुम रो नहीं. और क्या बात है, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं. अब समझ में आएगा आपको क्या कारण था. यस आई नीड योर हेल्प. हाँ मुझे तुम्हारी मदद चाहिए. यू नो व्हेन यू वर अवे, जब तुम दूर थी. अवे मतलब जब तुम दूसरे गांव गई थी. कर्मवीरा केम एज यूजुअल. जो मैगजीन थी कर्मवीरा, वो आई एज यूजुअल. हर हफ्ते आया करती थी मैगजीन. आई ओपन द मैगजीन. मैंने मैगजीन को ओपन किया. बट इनको पढ़ना नहीं आता है अम्मा को. I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रे. है ना, accompanies मतलब came together. मैंने उस मैगजीन के अंदर जो पिक्चर आती थी टेक्स्ट के साथ लिखी हुई वो देखी. And I could not understand anything that was written. लेकिन मैं कुछ नहीं समझ पाई जो भी उसके अंदर लिखा था, क्योंकि इनको पढ़ना तो आता ही नहीं था बेचारी को. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. मैंने कई बारी रब किया पेजेस को, अपने हैंड्स को रब किया. रब करना मतलब रगड़ना. मैंने कई बार पेजेस के ऊपर अपने हाथ को ऐसे रगड़ा. सोचो क्या इमोशन है यार, एक बुजुर्ग आदमी.
Many times I rubbed my hands. मैंने कई बार अपने हाथ को ऐसे रगड़ा over the pages. उस काशी यात्री जिस मैगजीन में आई थी उस पे काफी बार रगड़ा मैंने, wishing they could understand what was written. ये इस उम्मीद में कि मैं मेरे हाथों को रगड़ने से मैं समझ पाऊं कि क्या लिखा था वहां पर। शब्दों को ऊपर हाथ फेरा मैंने ताकि समझ में आ जाए क्या लिखा था, लेकिन ऐसे थोड़ी होता है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन मुझे पता था ये पॉसिबल नहीं है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। अब इनके मन में एक छोटी सी इच्छा आई। क्या? एक बुजुर्ग आदमी के मन में इच्छा आई है। इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ। इफ ओनली मतलब अगर मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा होती, जरा सी भी अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मैं समझ पाती है सब। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। मैंने बड़ी ईगरली, बड़े उत्सुकता से, बड़े डेस्परेशन के साथ, ईगरली मतलब बहुत ही डेस्परेटली, ऐसे जैसे एक छोटे बच्चे को प्रॉमिस करते हैं ना कि आज तुमको गिफ्ट मिलेगा और वो इंतजार करता है, ऐसे छोटे बच्चे की तरह मैंने इंतजार किया, ईगरली इंतजार किया फॉर यू टू रिटर्न, कि तुम लौट आओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी। मुझे लगा कि तुम जल्दी आ जाओगी और मेरे लिए रीड कर दोगी जो भी वहां था। I even thought of going to the village and asking you to read for me. In fact, मैंने ये भी सोचा कि मैं वहां पर आ जाऊं, गांव में जहां पर तुम गई हो शादी में, and asking you to read for me, और ये बोल दूं तुमसे कि मुझे पढ़ के सुना दो कहानी। I could have asked somebody in this village, but I was too embarrassed to do so. मैं इस गांव में भी किसी से हेल्प मांग सकती थी, जहां पर ये रह रही थी वहां पर भी किसी से हेल्प मांग सकती थी, but I was too embarrassed to do so. Embarrassed मतलब shy, शर्मिंदा। बोला, ये बोलती अम्मा कि मैं शायद इस गांव में भी किसी से मदद मांग सकती थी, लेकिन मैं किसी से मदद मांग नहीं पाई, मैं बहुत ही शर्मिंदा थी, मुझे बहुत ही शर्म आई किसी से मदद मांगने में, ये सोच के कि यार मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं किसी और से बोलती कि मुझे सुना दो ये कहानी। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस। मेरे को बहुत ही डिपेंडेंट महसूस हुआ, ऐसा लगा जैसे मैं किसी पे बहुत हैवीली डिपेंड करती हूं, और हेल्पलेस, बहुत ही असहाय महसूस हुआ, मैं अपनी मदद नहीं कर पाई। मतलब मेरे सामने पूरी मैगजीन रखी हुई है कहानी के साथ, लेकिन मैं उसको पढ़ नहीं सकती, मैं बहुत ही हेल्पलेस महसूस किया मैंने। ठीक है, तो बच्चा पार्टी, वैसे तो स्टोरी और भी है और बहुत मजेदार है, लेकिन मैं इसको स्टोरी को अभी यहीं पे रोकता हूं और अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं चलो आपके साथ। तो आप लोगों की बुक में ना पार्ट 1 के बाद, हाँ वी आर जस्ट एंडिंग, अनदर 5 मिनट्स हम एंड कर लेंगे। आपकी जो स्टोरी है बच्चा पार्टी, उसमें पार्ट 1 के बाद ये वाला पोर्शन दिया गया है, एक टेबल दिया गया है कॉज और इफेक्ट की फॉर्म में। ठीक है, ये कॉज और इफेक्ट की फॉर्म में जो टेबल दिया है, मैंने आपको एमसीक्यूज की फॉर्म में क्वेश्चंस दे दिए हैं। जैसे आपने पहले 4 क्वेश्चंस तो कर ही लिए हैं अभी। मॉर्निंग प्रेयर्स अराइव्ड लेट इन द वीकली मैगजीन्स वुड कम वन डे लेट, इफेक्ट है ये। इफेक्ट क्या होता है भाई, और कॉज क्या होता है, दोनों चीजें समझ लो। कॉज मतलब किसी भी चीज के होने का कारण, और इफेक्ट मतलब अगर कोई चीज हो गई है तो उससे क्या असर पड़ा है। अब आपको यहां इफेक्ट में दिया गया कि मॉर्निंग प्रेयर जो है ना वो लेट आया करती थी और वीकली मैगजीन लेट आया करती थी, इसका कारण ब्लैंक दिया हुआ है, तो इसका क्या कारण था, ये तो पूछा था मैंने आपसे पहले एमसीक्यू में कि ये जो मॉर्निंग प्रेयर्स लेट आया करती थी, मॉर्निंग पेपर्स और मैगजीन लेट आया करती थी, इसका क्या कारण है। इसका कारण है बच्चा पार्टी बहुत ही सिंपल, क्या, क्योंकि वो जो बस थी बेसिकली ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो वीक था थोड़ा सा उस दौरान, इसलिए, है ना। तो आपने पहले 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगले 3 जो है ना वो भी मैंने एमसीक्यूज की फॉर्म में दिए हैं, चलिए उनको करते हैं। ये रे, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ नरेटर गोइंग टू अ वेडिंग फॉर अ वीक। जो नरेटर एक हफ्ते के लिए शादी में गई थी उसका क्या असर पड़ा था, बताइए। एक हफ्ते के लिए शी वेंट टू अ वेडिंग ना, एक शादी में गई थी, तो उससे क्या फर्क पड़ा था, फटाफट से बताओ, जल्दी से जवाब दो फटाफट से, एबीसीडी, कमान कमान कमान, लेट्स सी कौन आज टॉप 10 में एंटर करता है, लेट्स सी। The grandmother could not hear the next episode of Kashi Yatre. The grandmother went to Kashi alone. The magazine stopped coming to the village. The narrator forgot all about the story completely. Correct answer क्या बच्चा पार्टी, ऑप्शन ए। The grandmother could not hear the next episode of Kashi Yatre. दादी माँ जो नेक्स्ट एपिसोड था काशी यात्रे का वो सुन नहीं पाई अपनी पोती से, क्योंकि वो तो शादी में गई थी। वायर 100% रिजल्ट, ओ हो क्या बात है, 100% पहली क्लास में, शाबाश, बहुत खूब। नेक्स्ट, व्हाई हैड द ग्रैंडमदर नेवर गॉन टू स्कूल। दादी मां कभी स्कूल क्यों नहीं गई थी। व्हाई हैड द ग्रैंडमदर नेवर गॉन टू स्कूल, दादी मां कभी भी स्कूल क्यों नहीं गई थी। शी डिसलाइक्ड स्टडीइंग एज अ चाइल्ड, हर विलेज हैड नो लैंग्वेज,
In those days, people did not consider education essential for girls. She wanted to learn only after marriage. दादी माँ स्कूल क्यों नहीं गई थी कभी भी? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका बच्चा पार्टी। ए तो नहीं है इसका जवाब, जो भी ए बोल रहा है यहां पर डेफिनेटली ए तो नहीं है पक्का। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। इन दोज डेज पीपल डिड नॉट कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों में एजुकेशन को जरूरी नहीं माना जाता था लड़कियों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर नाउ, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ ग्रैंडमदर्स रिग्रेट अबाउट नॉट गोइंग टू स्कूल? क्या असर पड़ा इस बात का दादी मां के रिग्रेट का अबाउट नॉट गोइंग टू स्कूल? दादी मां खुद तो स्कूल कभी नहीं गई, इस बात का क्या असर पड़ा कि वो खुद स्कूल नहीं गई थी? ऑप्शन ए, शी स्टॉप लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्होंने कहानी सुनना बंद कर दिया। ऑप्शन बी, शी मेड श्योर दैट हर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ी थी इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि भाई मेरे बच्चे और मेरे पोते पोता पोती वो जरूर पढ़े अच्छे से। शी डिसाइडेड नेवर टू स्पीक अबाउट एजुकेशन, उन्होंने एजुकेशन के बारे में बात करना ही बंद कर दिया। शी ब्लेम द नरेटर फॉर इट प्रॉब्लम। करेक्ट आंसर है बच्चा पार्टी ऑप्शन बी। क्या कि भाई वो खुद पढ़ी लिखी नहीं थी तो उन्होंने इस बात का ये असर हुआ उनके ऊपर कि उन्होंने अपने बच्चों और अपने पोतों पोती को ग्रैंड जो डॉटर्स एंड सन्स थे उनको अच्छे से पढ़ाया। ठीक है, सही है। एक क्वेश्चन और है यार, वैसे करा दूं, ये वाला देख लो। Why did the grandmother feel embarrassed to ask someone else to read her while the narrator was away? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझ लेना पहले। दादी मां को क्यों शर्मिंदगी एम्बैरेसमेंट हुई टू आस्क समवन एल्स, किसी और से पूछने के लिए, टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे? जब इनकी पोती दूसरे गांव थी तो इन्होंने किसी और से मदद मांगने में इनको बड़ी शर्म आई। किस चीज के लिए मदद मांगने में? कि मुझे कहानी पढ़ के सुना दो। क्यों? वाई? शी डिड नॉट लाइक टॉकिंग टू पीपल इन द विलेज, क्योंकि इनको लोगों से बात करना पसंद नहीं था गांव में। बी, शी वॉज अफ्रेड पीपल वुड लाफ एट हर इनएबिलिटी टू रीड, या इनको बहुत डर था कि यार इनके ऊपर लोग हंसेंगे, इनकी ये पढ़ नहीं सकती इसलिए। या सी, शी हैड लॉस्ट द मैगजीन, इन्होंने अपनी मैगजीन खो दी थी। शी डिड नॉट वांट टू नो द स्टोरी एनीमोर, या इनको स्टोरी पसंद नहीं थी। और करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शी वॉज अफ्रेड पीपल वुड लाफ एट हर इनएबिलिटी टू रीड। इनको डर था कि यार मेरे ऊपर लोग हंसेंगे, है ना, इतनी बुजुर्ग हूं, बहुत सारे मेरे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरे पोते हैं, अब मैं किसी को जाके बोलूं मेरे को रीड करके सुना दूं, उनको बड़ी शर्म आई कि मेरे ऊपर हंसेंगे लोग, इसलिए ऑप्शन बी अगेन। ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन। हाँ, तो वी आर डन। इसके साथ हम पहुंचते हैं क्लास के एंड पे बच्चा पार्टी, और आपकी स्टैंडिंग से एक बार देख लेते हैं। लेट्स सी किसने क्या टॉप किया है आज। सो भर, जिष्णु, साक्षी, कृष्णा, सोलाजार्ड, ओहो, गिरिराज, तन्मय, अर्णव, अथर्व एंड अर्पणा, एंड देन देबाश्रिता गोस्वामी। वेल डन भाई, टॉप 10 को बहुत बहुत बधाई हो। जो बाकी बच्चे कोशिश कर रहे थे उन सबको भी शाबाशी। क्लास में सिर्फ वो जिन्होंने अच्छा किया है उनको शाबाशी नहीं दूंगा, वो सारे बच्चे जिन्होंने कोशिश की, एक ईमानदार ऑनेस्टी के साथ कोशिश की सब कुछ सही करने की, ध्यान से फोकस किया, पूरी क्लास में सुना मुझे और जवाब भी देने की कोशिश करी, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी, उन सभी को शाबाशी। ठीक है, वेरी वेल डन, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। आई होप आप लोगों ने पहले सेशन को एंजॉय किया हो, मैंने बहुत किया आपके लिए, आपके साथ। थैंक यू फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस। हम अब मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। आशा करता हूं आप लोगों ने एंजॉय किया हो। एक बार बता दो मुझे अगर आप लोगों ने एंजॉय किया है तो, हाँ बताओ मुझे फटाफट से। हाँ, और एक छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क क्या बच्चा पार्टी? छोटा सा होमवर्क है कि आपका अपने दादा दादी के साथ जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है ना, आपका अपने दादा दादी के साथ अगर कोई बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है तो वो मुझे बताना, चैट बॉक्स में बताना। आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्सेस। ठीक है, कोई भी एक्सपीरियंस ऐसा है आपके दादा दादी के साथ जो आपको लगता है यार बेस्ट है, मुझे आज तक याद है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो मुझे नरेट करना, मुझे शेयर करना। मैं बताता हूं अपना, मेरा एक बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस है दादा दादी के साथ। तो अम्मा दादी जो थे ना मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे दोनों ही। दादाजी गुजर गए जल्दी, तो फिर क्या हुआ, फिर मैं अम्मा जी का जो रूम था, दादा दादी का जो रूम था, उसमें अब दादी अकेले रह गई, तो मैंने शुरू कर दिया कि अम्मा सो रही है जिस रूम में, उसी रूम में मैंने भी सोना शुरू कर दिया ताकि उनको अकेला महसूस ना हो। अब धीरे धीरे हमारी दोस्ती और भी तगड़ी हो गई। तो अब मैं क्या करता था, रात को अम्मा से बात किया करता था कि कहीं उनको बोर सा अकेला सा महसूस ना हो रहा हो। ठीक है, तो मैं उनसे पूछा करता था, हाँ दादी बताओ क्या रहा, कैसे रहा। ठीक है, अब एक सर्टेन टाइम तक आप
आपके और दादा दादी के बीच में और आपके बीच में हो सकता है कुछ थोड़ा सा बड़े छोटे का वो रहा हो, थोड़ा सा शाय आप महसूस करें, लेकिन जब दोस्ती अच्छी आती है तो फिर बातचीत सब होने लगती है। तो मैंने दादी से पूछा कि दादी माँ आपकी शादी कब हुई थी? तो दादी ने बताया मेरी शादी हुई थी बेटा 14 साल के आसपास, कुछ उन्होंने बताया। मैं कहा 14 साल तो बहुत कम होते हैं। तो कह रही हाँ उस टाइम पे जल्दी हो जाती थी ना। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा आपका फिर आप तभी आ गए थे घर में? कह रही नहीं, मुझे फिर जब 18 साल के बाद गौना होता है, गौना मतलब जब एक्चुअली में लड़की को घर पे लाया जाता है शादी के बाद, उसको गौना बोलते हैं। तो कह रही हमारा गौना कुछ 3 या 4 साल बाद हुआ था, जब मैं 18 की हो गई थी। मैं कहा अच्छा ओके। तो मैं कहा 4 साल, 3-4 साल शादी आपकी हो गई, आप अपने घर पे, दादाजी यहाँ पे, यार तुम बड़ा मुश्किल होता होगा, है ना? शादी की बात तो यार बात करने का तो कम से कम मन होता है। तो दादी कह रही हाँ दिक्कत तो होती थी। तो मैं कहा फिर कैसे बात बनी? तो कह रही दादाजी तेरे लेटर लिखा करते थे, लेटर। मैं कहा लेटर लिखा करते उस टाइम पे? कह रही हाँ। मैं कहा और किसी को पता नहीं चलता था? कह रही नहीं मतलब जब भाई जैसे मेरे एड्रेस पे लेटर लिखा है वो आ जाता था, घर वाले भी दे देते थे, शादी तो हो ही गई थी हमारी। मैं कहा वाह यार आपकी शादी, मतलब आपका तो बड़ा इंटरेस्टिंग वो था यार कि आपको लेटर लिखा करते थे। तो कह रही हाँ लेटर लिखा करते थे और 2-3 बार उन्होंने लेटर लिखा। अच्छा ये सारी बातें हम कर रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से, दादी बिल्कुल खुश होकर बता रही है मेरे को ही पूरा आनंद आ रहा है। तो दादी माँ बोलती थी कि, मैं कहा दादी माँ अच्छा फिर? तो कह रही 3-4 बार इन्होंने लेटर लिखा, अब मेरे को उस टाइम पे लिखना नहीं आता था, ठीक है, तो मेरे को पढ़ना ही आता था, बस रीड ही कर सकती थी मैं, है। तो मैंने जब लेटर आता था तो पढ़ लेती थी मैं, मेरे को खुशी भी होती थी कि वहां से लिखा है मेरे पति देव ने लेटर, लेकिन मैं जवाब नहीं देती थी। तो तेरे दादाजी 3 लेटर के बाद ना गुस्सा हो गए बहुत ज्यादा। 3 लेटर तक उन्होंने पढ़ा, वो सॉरी 3 लेटर उन्होंने भेजे, उनके बाद उनको लगा यार ये रिप्लाई नहीं कर रही है यार ये लड़की, है, तो वो गुस्सा हो गए। तो मैं कहा यार ये तो हाँ बात तो बड़ी समस्या गंभीर है तो कह रही अब मेरे को लिखना ना है, मैं क्या करूं? तो फिर दादी माँ मैं कहा फिर क्या हुआ? तो दादी माँ बोलती हैं कि दादाजी ने लेटर लिखना बंद कर दिया। अब मैं टेंशन में आ गई बड़ी, एक तो शादी हो गई है, फिर ये गौना नहीं हुआ है, अभी अपने घर पे ही है, फिर जो आदमी रेगुलरली कम्युनिकेट कर रहा था उसने कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया है, ये क्या बात हुई? तो दादी माँ ने अपनी किसी सहेली से या अपने किसी, फिर बताया उन्होंने कि मैंने किसी में घर से, अब घर वालों से तो बात ही नहीं कर सकते ना अब ये वाली, उस टाइम में तो बहुत ही ज्यादा टैबू हुआ करता था। तो उन्होंने किसी सहेली से या किसी से बातचीत करी कि यार मेरे लिए एक लेटर लिख दे प्लीज। फिर एक लेटर लिखवाया, खुद ही पढ़ना लिखना सीखा, हाँ, और फिर लेटर लिखा फाइनली दादाजी को, और फिर दादाजी मान गए कि चलो ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं था उसमें, उन्होंने रीजन बताया कि मैं क्यों आपके लेटर का जवाब नहीं दे पा रही थी। बट सच कॉन्वर्जेशन, सच डीप कॉन्वर्जेशन, और मुझे लगता है मेरे घर में शायद किसी को नहीं पता होगी ये बात जो दादी ने मेरे साथ शेयर करी, है ना? तो ऐसी बातचीत होती है दादा दादी के साथ, अगर आपकी उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो। आई होप आपकी भी ऐसी होगी, और अगर आपकी कोई ऐसी मेमोरीज हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। आई लुक फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्सेस। ठीक है, हम मिलते हैं अगली क्लास में फिर से एक और नया कहानी के साथ। इसी कहानी का बचा हुआ पोर्शन कंक्लूजन देखते हैं एक बारी अगली क्लास में। तब तक के लिए अलविदा। यू हैव अ वेरी गुड इवनिंग अहेड। ध्यान रखिए अपना, आईपीएल वगैरह कम फॉलो क्या करो भाई। वैभव सूर्यवंशी तो बहुत अच्छा प्लेयर है, सबकी पिटाई करता रहता है वो, उसका फ्यूचर सेट है। हम लोग को शायद, भगवान करे ऐसा हो, पूरे हिंदुस्तान की उम्मीदें ऐसी कि अगला सचिन तेंदुलकर शायद हमें मिल गया है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। लेकिन तुम भी कुछ कर लो उसका तो सेट है फ्यूचर। ठीक है, चलो बाय, यू हैव अ गुड इवनिंग, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।